हेलो दोस्तों। मार्केट विज़र्ड्स एक ऐसी किताब है जो बताती है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेडर कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और जब पैसा, रिस्क और अनसर्टेनिटी सामने होती है तो खुद को कैसे कंट्रोल में रखते हैं। इस वीडियो में मैंने टॉप 17 ट्रेडर्स के इंटरव्यू से निकली हुई लेसन्स को 17 पार्ट्स में कवर किया है, जहां आप सुनेंगे और सीखेंगे उनके ट्रेडिंग सक्सेस के असली अनुभव। दोस्तों, ये किताब आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं है, ये आपको प्रिपेयर करने के लिए है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं या फिर कोई ऐसा इंसान है जो प्रेशर में डिसीजन मेकिंग को समझना चाहता है, तो ये वीडियो आपके मार्केट को देखने का नजरिया बदल देगा और खुद को देखने का भी। चलिए शुरू करते हैं मार्केट विज़र्ड्स की इस यात्रा को। भाग 1, ब्रूस कोवनर। दोस्तों, जैक श्वागर ने मार्केट विज़र्ड्स की शुरुआत ब्रूस कोवनर से इसलिए की है क्योंकि ये इंटरव्यू चुपचाप एक ऐसी बात समझा देता है जो ज्यादातर ट्रेडर्स सालों तक मार्केट में रहने के बाद भी नहीं सीख पाते। रणनीति से पहले, सिस्टम से पहले, इंडिकेटर्स से पहले एक मानसिक जिम्मेदारी होती है जो तय करती है कि कोई ट्रेडर लंबे समय तक टिक पाएगा या नहीं। ब्रूस कोवनर उसी जिम्मेदारी का सबसे साफ रूप है। कोवनर की ट्रेडिंग की शुरुआत न तो आसान थी, न ही आत्मविश्वास से भरी हुई। जब श्वागर उनके शुरुआती अनुभवों की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका पहला बड़ा ट्रेड भावनात्मक रूप से बहुत भारी था। उन्होंने अपनी भावनात्मक सहन शक्ति से ज्यादा पूंजी लगा दी थी। जैसे ही मार्केट उनके खिलाफ गया, डर ने कंट्रोल ले लिया, सोच बिगड़ने लगी, फोकस सिमट गया। शांत दिमाग से जानकारी को समझने के बजाय वो पूरी तरह चिंता में डूब गए। वो ट्रेड सिर्फ उनके अकाउंट के लिए खतरा नहीं था, वो उनकी मानसिक स्थिरता के लिए भी खतरा बन गया था। यही पल उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। कोवनर को समझ आ गया कि ट्रेडिंग में असली खतरा वॉलेटिलिटी नहीं है, असली खतरा है भावनात्मक क्षमता से ज्यादा एक्सपोजर लेना। उस दिन के बाद उन्होंने एक फैसला किया जिसने उनके हर ट्रेड को गाइड किया। वो कभी भी किसी पोजीशन को अपने इमोशनल स्टेट पर कंट्रोल नहीं करने देंगे। श्वागर बताते हैं कि कोवनर ने रिस्क को उस तरह से परिभाषित किया जैसा ज्यादातर ट्रेडर कभी सोचते ही नहीं। कोवनर के लिए रिस्क सिर्फ पैसों में नहीं मापा जाता, वो स्ट्रेस में मापा जाता है। अगर कोई पोजीशन भावनात्मक दर्द, हिचकिचाहट या डर पैदा कर सकती है तो वो पोजीशन पहले से ही गलत है, चाहे मौका कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे। कोवनर बताते हैं कि किसी भी ट्रेड में जाने से पहले वो सबसे बुरा संभव नतीजा मन में सोचते हैं। उस लॉस को पहले ही मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। अगर उस नुकसान का ख्याल उनके इमोशनल बैलेंस को बिगाड़ देता है तो वो तुरंत पोजीशन साइज कम कर देते हैं या फिर ट्रेड को पूरी तरह छोड़ देते हैं। इस अभ्यास से डर को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, ये बहुत अहम बात है। ज्यादातर ट्रेडर ट्रेड में इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि ये काम करेगा। कोवनर ट्रेड में इस तैयारी के साथ जाते हैं कि ये फेल भी हो सकता है। यही तैयारी उन्हें उस समय साफ सोच देती है जब बाकी लोग पैनिक कर रहे होते हैं। जैसे जैसे श्वागर आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। कोवनर ये नहीं मानते कि मार्केट को लगातार प्रिडिक्ट किया जा सकता है। वो मानते हैं कि मार्केट अनसर्टेनिटी, रैंडमनेस और बदलती परिस्थितियों से चलता है। उनका एज इस बात से नहीं आता कि आगे क्या होगा, उनका एज इस बात से आता है कि जब चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये माइंडसेट उन्हें भावनात्मक लगाव से मुक्त कर देता है। उन्हें अपनी राय को डिफेंड करने की जरूरत नहीं होती। वो प्राइस से बहस नहीं करते। वो अपने मार्केट व्यू को एक अस्थायी समझ मानते हैं, कोई अंतिम सच नहीं। जैसे ही नई जानकारी आती है वो तुरंत अडैप्ट कर लेते हैं। न कोई हिचकिचाहट, न फ्रस्ट्रेशन, न ईगो। श्वागर बताते हैं कि कोवनर का कॉन्फिडेंस इसी अनसर्टेनिटी की स्वीकृति से आता है। उन्हें एक्शन लेने के लिए सर्टेनिटी की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस एक लॉजिकल फ्रेमवर्क और कंट्रोल्ड रिस्क चाहिए। इसी वजह से लॉसेस उनका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ते, वो प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। उन्हें किसी सफाई या जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। एक और अहम पहलू है कोवनर का मैक्रो नजरिया। वो ग्लोबल मार्केट्स को आपस में जुड़े हुए सिस्टम की तरह देखते हैं। इंटरेस्ट रेट्स करेंसीज को प्रभावित करती हैं, करेंसीज कमोडिटीज को प्रभावित करती हैं, पॉलिटिकल फैसले कैपिटल फ्लो को बदलते हैं। लेकिन इतनी बड़ी समझ के बावजूद कोवनर कभी भी अपनी राय को डिसिप्लिन से ऊपर नहीं रखते हैं। वो किसी मैक्रो ट्रेंड पर मजबूती से विश्वास कर सकते हैं, लेकिन बिलीफ कभी भी पोजीशन साइज नहीं बढ़ाता। रिस्क हमेशा पहले आता है। श्वागर साफ करते हैं कि कोवनर एनालिसिस और एग्जीक्यूशन को अलग रखते हैं। एनालिसिस दिशा दिखाता है, एग्जीक्यूशन पूरी तरह रिस्क कंट्रोल से चलता है। दोस्तों, ये सेपरेशन बहुत रेयर है। ज्यादातर ट्रेडर कन्विक्शन को ज्यादा रिस्क लेने का बहाना बना लेते हैं। कोवनर ऐसा कभी नहीं करते। वो समझते हैं कि मार्केट कॉन्फिडेंस को रिवॉर्ड नहीं करता, वो डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। कोवनर जिद को सबसे खतरनाक मानसिक कमजोरी मानते हैं। अगर मार्केट किसी पोजीशन को गलत साबित कर दे तो सही जवाब है तुरंत एग्जिट, एडजस्टमेंट नहीं, रैशनलाइजेशन नहीं, बस एग्जिट। उनके मुताबिक मार्केट का फीडबैक हर हाल में रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। बिना भावनात्मक रुकावट के एग्जिट कर पाना ही प्रोफेशनल मैच्योरिटी की सबसे बड़ी पहचान है। कोवनर को गलत होने में शर्म नहीं आती, उन्हें बस सही रिस्पॉन्स देने की जिम्मेदारी महसूस होती है। जैसे जैसे इंटरव्यू गहराता है, श्वागर चुपचाप ये दिखा देते हैं कि इस लेसन को किताब में सबसे पहले क्यों रखा गया है। अलग अलग सिस्टम और स्टाइल वाले ट्रेडर्स से मिलने से पहले पाठकों को एक यूनिवर्सल सच समझना जरूरी है। ट्रेडिंग एक इमोशनल प्रोफेशन है।
इमोशनल कंट्रोल के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी जिंदा नहीं रह सकती। कोवनर बताते हैं कि असली कॉन्फिडेंस जीतने से नहीं आता। जीत ईगो बढ़ा सकती है और रिस्क बढ़ा सकती है। असली कॉन्फिडेंस इस बात से आता है कि आप लूजिंग पीरियड्स को बिना मानसिक नुकसान के झेल सकते हैं। जब कोई ट्रेडर उस स्तर पे पहुंच जाता है तो डर अपनी ताकत खो देता है। जैक श्वागर इस इंटरव्यू के जरिए पूरी किताब की नींव रख देते हैं। आगे आप जिन ट्रेडर्स को सुनेंगे उनके तरीके अलग होंगे। कोई अग्रेसिव होगा, कोई सिस्टमैटिक होगा, कोई डिस्क्रेशनरी होगा, लेकिन सभी में वही माइंडसेट होगा जिसे कोवनर दर्शाते हैं। ये हमें सिखाता है कि मार्केट ट्रेडर्स को नहीं हराता, ट्रेडर खुद को हराते हैं जब वो अपनी इमोशनल लिमिट्स को नजरअंदाज करते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप मार्केट को जीतने की कोशिश छोड़ देते हैं। आप खुद को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, यहीं से असली ट्रेडिंग मास्टरी शुरू होती है। भाग 2, रिचर्ड डेनिस। दोस्तों, दूसरे भाग में जैक श्वागर रिचर्ड डेनिस की ओर बढ़ते हैं और यहां बातचीत भावनात्मक रूप से टिके रहने से एक और उतनी ही जरूरी बात पर आ जाती है। क्या ट्रेडिंग स्किल जन्म से मिलती है या इसे सिखाया जा सकता है? रिचर्ड डेनिस इस सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल सही इंसान है, क्योंकि उनके पूरे करियर ने ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक को तोड़ दिया। ये मान्यता कि सफलता सिर्फ किसी खास इंट्यूशन या जन्मजात टैलेंट पर निर्भर करती है। डेनिस ने बहुत कम उम्र में ट्रेडिंग शुरू की, बहुत कम पूंजी के साथ और बिना किसी खास पहुंच के। उनके पास जो था वो था क्यूरियोसिटी और डिसिप्लिन। श्वागर जब उनके शुरुआती सालों की बात करते हैं तो साफ दिखता है कि डेनिस प्रेडिक्शन से नहीं चलते थे, वो ऑब्जर्वेशन से चलते थे। उन्होंने देखा कि मार्केट में ट्रेंड्स बनते हैं, और उससे भी ज्यादा अहम बात, उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि ट्रेंड्स नहीं होते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि जब इमोशंस बढ़ते हैं तो वो रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते। जैसे जैसे डेनिस का करियर आगे बढ़ा, वो अपने समय के सबसे सफल फ्यूचर्स ट्रेडर्स में से एक बन गए। लेकिन अपने मेथड्स को राज की तरह छुपाने के बजाय उनके दिमाग में एक और गहरा सवाल आया। क्या डिसिप्लिन को ट्रेन किया जा सकता है? क्या आम लोग, अगर उन्हें एक साफ सिस्टम और सख्त रूल्स दिए जाएं, तो बिना इंट्यूशन के भी सफलतापूर्वक ट्रेड कर सकते हैं? इसी जिज्ञासा से टर्टल एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई। श्वागर बताते हैं कि डेनिस का मानना था कि ट्रेडिंग को रूल्स के एक सेट में बदला जा सकता है। एंट्रीज, एग्जिट्स, पोजीशन साइजिंग और रिस्क लिमिट्स। अगर इन रूल्स को बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया जाए तो इमोशंस का दखल अपने आप कम हो जाएगा। इस बिलीफ को परखने के लिए डेनिस ने अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को चुना। कुछ लोग ऐसे थे जिनका ट्रेडिंग से कोई अनुभव ही नहीं था। दोस्तों, डेनिस ने इन लोगों को एक सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम सिखाया। रूल्स मुश्किल नहीं थे। ब्रेकआउट पे बाय करना, ब्रेकडाउन पर सेल करना, लॉसेस जल्दी काटना, विनर्स को चलने देना और हर ट्रेड में कैपिटल का सिर्फ छोटा सा हिस्सा रिस्क में लगाना। यहां क्रिएटिविटी नहीं, ओबीडियंस मायने रखती थी। श्वागर साफ बताते हैं कि नतीजे किसी भी शक से परे थे। कई टर्टल्स प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन गए। इसने सीधे तौर पर यह साबित कर दिया कि ट्रेडिंग में सफलता के लिए नेचुरल इंस्टिंक्ट जरूरी नहीं है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ब्रिलियंस से ज्यादा अहम है। डेनिस की सोच एक मूल विश्वास पर टिकी है। मार्केट उन्हें रिवॉर्ड करता है जो रूल्स पूरे होते ही बिना हिचकिचाहट एक्शन ले पाते हैं। हिचकिचाहट डर से आती है और डर अनसर्टेनिटी से। रूल्स अनसर्टेनिटी को हटा देते हैं। जब रूल्स साफ होते हैं तो फैसले इमोशनल नहीं रहते, मैकेनिकल बन जाते हैं। इस इंटरव्यू से श्वागर एक बहुत जरूरी इंसाइट निकालते हैं। डेनिस लॉसेस को गलती नहीं मानते, वो उन्हें कॉस्ट मानते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स में बहुत सारे छोटे लॉसेस होना स्वाभाविक है। एज तब दिखता है जब कोई बड़ा ट्रेंड बनता है और ट्रेडर उसमें काफी देर तक टिका रहता है। दोस्तों, ये मानसिक रूप से बहुत मुश्किल है। ज्यादातर लोग ज्यादा बार सही होना चाहते हैं। डेनिस बार बार गलत होने को स्वीकार करते हैं। उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि विन्स का साइज लॉसेस के मुकाबले कितना बड़ा है, ना कि विन रेट कितना है। ये प्रोबेबिलिस्टिक सोच ही प्रोफेशनल्स और एमेचर्स के बीच फर्क पैदा करती है। डेनिस की अप्रोच का एक और अहम हिस्सा है पोजीशन साइजिंग। वो जानते हैं कि एक अच्छा सिस्टम भी फेल हो सकता है अगर रिस्क ठीक से मैनेज न किया जाए। हर ट्रेड में कैपिटल का छोटा हिस्सा रिस्क में लगाकर वो ड्रॉडाउन्स के दौरान भी सर्वाइव कर पाते हैं। इससे सिस्टम का एज समय के साथ सामने आता है। श्वागर टर्टल्स की इमोशनल चुनौतियों की भी बात करते हैं। कुछ लोगों ने रूल्स को सख्ती से फॉलो किया और सफल हुए। कुछ लोग डर या लालच में रूल्स से हट गए। नतीजों का फर्क इंटेलिजेंस की वजह से नहीं था, डिसिप्लिन की वजह से था। डेनिस का एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि रूल्स जानना और रूल्स फॉलो करना दोनों अलग चीजें हैं। श्वागर चाहते हैं कि पाठक ये बात समझें। मार्केट मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मार्केट मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो इंसानी कमजोरियों को उजागर कर देता है। लॉस का डर, सर्टेनिटी की चाह, कंट्रोल की जरूरत। डेनिस का सिस्टम परफेक्ट इसलिए नहीं था, बल्कि इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि उसने इन कमजोरियों को सीधे एड्रेस किया। डेनिस पेशेंस की भी बात करते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग में इंतजार करना पड़ता है। लंबे समय तक कोई ट्रेड न होना आम बात है। कई ट्रेडर बोर्डम में खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। डेनिस ने सिस्टम पर भरोसा करके और इनएक्टिविटी को प्रोसेस का हिस्सा मानकर इससे बचाव किया। रिचर्ड डेनिस दिखाते हैं कि डिसिप्लिन इंट्यूशन से बेहतर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो एक चेतावनी भी देते हैं।
रूल्स तभी काम करते हैं जब आप प्रेशर में भी उनका सम्मान करें। जब ड्रॉडाउन्स आते हैं, सिस्टम छोड़ने का लालच सबसे ज्यादा होता है। यहीं ज्यादातर ट्रेडर फेल हो जाते हैं। श्वागर ने इस इंटरव्यू को जानबूझकर ब्रूस कोवनर के बाद रखा है। कोवनर इमोशनल सर्वाइवल सिखाते हैं, डेनिस रूल बेस्ड एग्जीक्यूशन सिखाते हैं। दोनों मिलकर प्रोफेशनल ट्रेडिंग की साइकोलॉजिकल बैकबोन बनाते हैं। ट्रेडिंग की सफलता कोई रहस्य नहीं है। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें सिंपल चीजों को लगातार करना पड़ता है, जबकि इमोशन जोर जोर से उल्टा करने को कहते हैं। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। जो कर पाते हैं, जैसे रिचर्ड डेनिस, वो असाधारण नतीजे हासिल करते हैं। मार्केट सिर्फ इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड नहीं करता, वो डिसिप्लिन, पेशेंस और उस हिम्मत को रिवॉर्ड करता है जो इमोशंस के शोर के बावजूद रूल्स को फॉलो कर सके। भाग 3, पॉल ट्यूडर जोन्स। दोस्तों, जैक श्वागर पॉल ट्यूडर जोन्स से हमें मिलवाते हैं। ब्रूस कोवनर से इमोशनल सर्वाइवल और रिचर्ड डेनिस से रूल बेस्ड डिसिप्लिन सीखने के बाद अब हम एक ऐसे लेसन में आते हैं जहां इंटेंसिटी, अडेप्टेबिलिटी और हाईएस्ट लेवल पर रिस्क के सम्मान की बात होती है। पॉल ट्यूडर जोन्स उन ट्रेडर्स में से नहीं हैं जो शांत और दूर से मार्केट को देखते हैं। वो तेज हैं, अलर्ट हैं और हर दिन पूरी तरह मार्केट में जुड़े रहते हैं। लेकिन इस इंटेंसिटी के नीचे एक आयरन डिसिप्लिन है जो कभी नहीं टूटता। पॉल ट्यूडर जोन्स एक बात पर सबसे ज्यादा यकीन रखते हैं, मार्केट हमेशा आपसे बड़ा होता है। चाहे आपका एक्सपीरियंस कितना भी हो, कॉन्फिडेंस कितना भी हो, अगर आपने रिस्क का सम्मान करना छोड़ दिया तो मार्केट एक पल में आपको हम्बल कर सकता है। श्वागर साफ करते हैं कि जोन्स की सबसे बड़ी ताकत प्रेडिक्शन नहीं है, उनकी ताकत है ईगो को सर्वाइवल के बीच में न आने देना। जोन्स ने अपना ट्रेडिंग करियर मार्केट हिस्ट्री को गहराई से पढ़कर शुरू किया। उनका मानना था कि इंसानी व्यवहार बार बार दोहराता है, खासकर स्ट्रेस के समय। पैनिक, बबल्स, क्रैशेस ये रैंडम घटनाएं नहीं हैं, ये इमोशनल पैटर्न्स हैं। लेकिन हिस्ट्री जानने का मतलब फ्यूचर को सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्ट करना नहीं होता। इसका मतलब होता है ये पहचानना कि कब प्रेजेंट पास्ट से मिलना शुरू कर रहा है। दोस्तों, ये फर्क बहुत सटल है लेकिन बेहद ताकतवर है। जोन्स एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट्स फोरकास्ट करने की कोशिश नहीं करते, वो इमोशनल एक्सट्रीम्स को देखते हैं। जब फियर या ग्रीड असहनीय स्तर पर पहुंचने लगती है तब वो तैयार होते हैं, मार्केट से लड़ने के लिए नहीं बल्कि रिस्क को अग्रेसिवली मैनेज करने के लिए। इस इंटरव्यू से श्वागर जो सबसे अहम बात निकालते हैं वो है जोन्स का लॉसेस के साथ रिश्ता। पॉल ट्यूडर जोन्स को हारना जीतने से ज्यादा नापसंद है, लेकिन वो लॉसेस को नकारते नहीं हैं, वो उन्हें जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। जब कोई ट्रेड उम्मीद के मुताबिक बिहेव नहीं करता, वो तुरंत एग्जिट कर जाते हैं। वो इंतजार नहीं करते, वो उम्मीद नहीं करते, वो नेगोशिएट नहीं करते। जोन्स बताते हैं कि सबसे खतरनाक ट्रेड वही होते हैं जिनमें आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं। जैसे ही आप किसी पोजीशन को डिफेंड करने लगते हैं, आप रियलिटी देखना बंद कर देते हैं। इसीलिए वो लॉसेस को छोटा रखते हैं और जल्दी बाहर निकल जाते हैं। इससे उनका दिमाग फ्लेक्सिबल रहता है और इमोशन साफ रहते हैं। दोस्तों, बहुत से ट्रेडर यहां गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि बड़े ट्रेडर्स की रिस्क टॉलरेंस बहुत ज्यादा होती है। हकीकत यह है कि जोन्स जैसे ट्रेडर्स को गलत होने की टॉलरेंस बहुत कम होती है। वो छोटे लॉसेस खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं ताकि कभी कैटास्ट्रोफिक लॉस का सामना न करना पड़े। श्वागर जोन्स के टेक्निकल एनालिसिस के इस्तेमाल की भी बात करते हैं। जोन्स चार्ट्स का सम्मान करते हैं लेकिन उन्हें पूछते नहीं हैं। वो चार्ट्स को क्राउड साइकोलॉजी समझने का टूल मानते हैं, कोई जादुई प्रेडिक्टर नहीं। प्राइस एक्शन डर, कॉन्फिडेंस, हिचकिचाहट और कन्विक्शन दिखाता है। जब प्राइस उनकी सोच के खिलाफ जाता है तो वो हर बार ओपिनियन से ज्यादा प्राइस पर भरोसा करते हैं। जोन्स के अप्रोच की एक और पहचान है अडेप्टेबिलिटी। उनका मानना है कि ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती होती है किसी मार्केट व्यू से शादी कर लेना। मार्केट का कैरेक्टर बदलता रहता है, वोलेटिलिटी बदलती है, पार्टिसिपेंट्स बदलते हैं। जो पिछले साल काम कर रहा था वो इस साल फेल हो सकता है। जोन्स इसलिए सर्वाइव करते हैं क्योंकि वो ज्यादातर लोगों से तेज अडेप्ट करते हैं। दोस्तों, अडेप्टेबिलिटी के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए। ये मानना पड़ता है कि कल की सफलता आज की गारंटी नहीं है। जोन्स लगातार अपनी अजम्पशंस को दोबारा जांचते रहते हैं। इससे वो शार्प रहते हैं और इमोशनली न्यूट्रल भी। उन्हें मार्केट के बिहेवियर से कभी शॉक नहीं लगता क्योंकि वो अनसर्टेनिटी की उम्मीद रखते हैं। श्वागर जोन्स के सख्त रिस्क मैनेजमेंट रूल्स पर भी जोर देते हैं। जोन्स अनसर्टेनिटी के समय एक्सपोजर को अग्रेसिवली सीमित करते हैं। सिर्फ एक्टिव रहने के लिए वो ट्रेड्स नहीं लेते। अगर कंडीशन साफ नहीं होती तो वो साइज घटा देते हैं या पूरी तरह साइड में हो जाते हैं। इंतजार करने की एक क्षमता उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। जोन्स सेल्फ अवेयरनेस पर भी जोर देते हैं। उन्हें पता होता है कि वो कब अच्छा ट्रेड कर रहे हैं और कब नहीं। इमोशनल फटीग या ओवर कॉन्फिडेंस के समय वो रिस्क कम कर देते हैं। ये सेल्फ रेगुलेशन उन्हें खुद से बचाता है। ये मार्केट विजर्ड्स में बार बार आने वाला थीम है। ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा मार्केट नहीं है, उनकी अपनी इमोशनल स्टेट है। जोन्स इसे गहराई से समझते हैं। वो ट्रेडिंग को एक परफॉर्मेंस प्रोफेशन मानते हैं। जैसे एथलीट्स अपनी फिजिकल कंडीशन संभालते हैं, वैसे ही ट्रेडर्स को अपनी मेंटल कंडीशन संभालनी होती है। जोन्स का एक और मजबूत विश्वास है, डिफेंस हमेशा ऑफेंस से पहले आता है। वो कहते हैं अगर आप कैपिटल को बचाने पर ध्यान देंगे तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आएंगी, लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान देंगे
तो आप बेवजह रिस्क लेंगे। प्रायोरिटीज का यही उल्टाव उन्हें कंसिस्टेंट बनाए रखता है। श्वागर क्राउड बिहेवियर की जोन्स की समझ पर भी बात करते हैं। जोन्स उन पलों को देखते हैं जब कंसेंसस बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, जब सब लोग एक ही बात पर यकीन करने लगते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। मार्केट उस पर नहीं चलता जो सबको पता है, बल्कि उस पर चलता है जो सरप्राइज करता है। जोन्स खुद को उन सरप्राइजेस से फायदा उठाने के लिए तैयार रखते हैं, लेकिन हमेशा कंट्रोल्ड रिस्क के साथ। पॉल ट्यूडर जोन्स सही हालात में एग्रेसिव होते हैं, लेकिन कभी रेकलेस नहीं। उनकी एग्रेशन हमेशा रिस्क लिमिट्स के अंदर रहती है। उनका कॉन्फिडेंस हमेशा ह्यूमिलिटी से संतुलित रहता है। जैक श्वागर इस इंटरव्यू को इसलिए शामिल करते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि सबसे डायनामिक और फास्ट मूविंग ट्रेडर्स भी उन्हीं सिद्धांतों से सर्वाइव करते हैं जो हम पहले देख चुके हैं: इमोशनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट और अडेप्टेबिलिटी। महान ट्रेडर्स निडर नहीं होते, वो फियर अवेयर होते हैं। वो डर को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और अपने बिहेवियर को इस तरह डिजाइन करते हैं कि डर कभी फैसलों को कंट्रोल ना करे। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ बोल्ड होने से नहीं आती, वो आती है दबाव डालना है और कब पीछे हटना है। डिसाइसिव रहकर एक्ट करने से, बिना इमोशनली अटैच्ड हुए, अलर्ट रहने से, बिना इमोशनल हुए। दोस्तों, पॉल ट्यूडर जोन्स हमें दिखाते हैं कि इंटेंसिटी और डिसिप्लिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। जब ये सही तरीके से मिलते हैं तो दुनिया के सबसे ताकतवर ट्रेडिंग माइंडसेट्स में से एक बनता है। भाग 4, मार्क वाइनस्टीन। दोस्तों, जब जैक श्वागर मार्केट विजर्ड्स में मार्क वाइनस्टीन को लाते हैं तो बातचीत एक शांत लेकिन बेहद ताकतवर विचार की ओर मुड़ जाती है: इंतजार करने की कला। वाइनस्टीन ऐसे ट्रेडर नहीं हैं जिन्हें लगातार एक्शन चाहिए। वो एक्साइटमेंट के पीछे नहीं भागते, हर मूव में शामिल होने का दबाव महसूस नहीं करते। उनकी ताकत पेशेंस, सिलेक्टिविटी और ऐसे ट्रेड्स में एंट्री लेने पर है जहां रिस्क असामान्य रूप से कम हो। श्वागर इस लेसन की शुरुआत में ही साफ कर देते हैं कि वाइनस्टीन ज्यादातर ट्रेडर्स से बिल्कुल अलग सोचते हैं। जहां दूसरे लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, वाइनस्टीन कंडीशंस ढूंढते हैं। उनका मानना है कि ज्यादातर समय मार्केट कोई रियल एज नहीं दे रहा होता। उन समयों में ट्रेड करना एक्टिविटी नहीं, गैम्बलिंग होती है। उनका काम है इंतजार करना जब तक मार्केट ऐसी स्थिति न दे दे जहां ऑड्स साफ तौर पर उनके पक्ष में हो। वाइनस्टीन बताते हैं कि उनकी सफलता की कुंजी प्रेडिक्शन नहीं है, पोजीशनिंग है। उन्हें ये जानने की जरूरत नहीं होती कि मार्केट क्या करेगा, उन्हें बस ये जानना होता है कि वो कहां गलत है। ये माइंडसेट उन्हें बहुत टाइट रिस्क और बड़े पोटेंशियल रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स बनाने की सुविधा देता है। अगर मार्केट उम्मीद के मुताबिक बिहेव नहीं करता तो वो शांत तरीके से और जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। दोस्तों, ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन भावनात्मक रूप से मुश्किल है। ज्यादातर ट्रेडर्स को इंतजार करना अनकंफर्टेबल लगता है। उन्हें लगता है कि ट्रेड न करना कुछ न करने जैसा है। वो एक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं। वाइनस्टीन इस सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं। उनका मानना है कि कई बार ट्रेड न करना ही सबसे प्रोफेशनल फैसला होता है। श्वागर वाइनस्टीन के मार्केट मेकर वाले बैकग्राउंड की भी चर्चा करते हैं, जिसने उनकी सोच को गहराई से आकार दिया। मार्केट मेकर के तौर पर वाइनस्टीन लगातार ऑर्डर फ्लो देखते रहते थे। उन्होंने देखा कि कैसे ट्रेडर्स खराब एंट्रीज और पैनिक एग्जिट्स के जरिए अपनी इमोशनल कमजोरियां दिखा देते हैं। यहीं से उन्होंने एक अहम सच सीखा: इमोशनल एक्सट्रीम्स पर क्राउड अक्सर गलत होता है। वाइनस्टीन की स्ट्रैटेजी ऐसे पलों को ढूंढने पर आधारित है जब मार्केट एक दिशा में बहुत ज्यादा खिंच चुका होता है। यही वो पल होते हैं जहां रिस्क को बहुत टाइटली डिफाइन किया जा सकता है। उन्हें जल्दी होने में दिलचस्पी नहीं है, उन्हें कंट्रोल रिस्क के साथ सही होने में दिलचस्पी है। श्वागर एक और बात पर जोर देते हैं: वाइनस्टीन उम्मीद से सख्ती से बचते हैं। उनके लिए होप ट्रेडिंग में जहर है। जिस पल ट्रेडर उम्मीद करने लगता है वो ऑब्जेक्टिविटी खो देता है। इसी वजह से वाइनस्टीन किसी भी ट्रेड को अपने खिलाफ ज्यादा चलने नहीं देते। जैसे ही मार्केट उनका रिस्क लेवल तोड़ता है, ट्रेड खत्म। कोई बहस नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। दोस्तों, ये डिसिप्लिन इमोशनल क्लैरिटी पैदा करता है, क्योंकि वाइनस्टीन गलत होने पर जल्दी बाहर निकल जाते हैं। वो पोजीशन से इमोशनली जुड़ते नहीं हैं। उन्हें लॉसेस बढ़ते देखने की एंग्जाइटी नहीं होती। इससे वो धैर्य बनाए रख पाते हैं और अगली हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर पाते हैं। श्वागर ये भी बताते हैं कि वाइनस्टीन मानते हैं अच्छे ट्रेड एंट्री पर अनकंफर्टेबल लगते हैं। जब कोई ट्रेड बहुत आसान या बहुत ऑब्वियस लगता है तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि क्राउड पहले से ही उसमें घुस चुका है। वाइनस्टीन ऐसे ट्रेड्स ढूंढते हैं जहां वो थोड़ा जल्दी हो लेकिन रेकलेस ना हो। वो उन लेवल्स के पास एंटर करना चाहते हैं जहां दूसरे लोग इमोशनली थक चुके होते हैं। वाइनस्टीन कॉन्फिडेंस की भी बात करते हैं, जो प्रिपरेशन से आता है। उनका कॉन्फिडेंस ब्रवाडो या प्रेडिक्शन से नहीं आता। वो इस बात से आता है कि उनका रिस्क लिमिटेड है और उनका प्रोसेस सही है। इसी वजह से वो वॉलेटाइल समय में भी शांत रहते हैं। लंबे समय तक कोई ट्रेड न होना उन्हें परेशान नहीं करता। वो जानते हैं कि ट्रेडिंग एंटरटेनमेंट नहीं है, ये अनसर्टेनिटी के बीच डिसीजन मेकिंग है। इंतजार करना इस काम का हिस्सा है। वाइनस्टीन हमें सिखाते हैं कि ओवर ट्रेडिंग अक्सर मार्केट अपॉर्चुनिटी की वजह से नहीं होती, वो इमोशनल डिस्कम्फर्ट की वजह से होती है। इंतजार करना सीखकर ट्रेडर कई बेवजह के लॉसेस से बच सकते हैं। श्वागर इस इंटरव्यू को इसलिए शामिल करते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि सफल ट्रेडर्स एक जैसे नहीं होते। कुछ अग्रेसिव होते हैं,
कुछ सिस्टमैटिक होते हैं, और वाइनस्टीन उस ट्रेडर का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कम करके जीतता है लेकिन बेहतर तरीके से। मार्क वाइनस्टीन का अप्रोच हमें याद दिलाता है कि ट्रेडिंग इन्वॉल्वमेंट का खेल नहीं है, ये सिलेक्टिविटी का खेल है। दोस्तों, कई बार ट्रेडर का सबसे ताकतवर एक्शन होता है कोई एक्शन न लेना। जब आप क्लैरिटी का इंतजार करते हैं और रिस्क को टाइट रखते हैं तो मार्केट आखिरकार ऐसे मौके देता है जो लेने लायक होते हैं। भाग 5, लैरी हाइट। दोस्तों, जैक श्वागर हमें लैरी हाइट से मिलवाते हैं सिस्टम्स, प्रोबेबिलिटी और इमोशनल न्यूट्रलिटी की दुनिया में। हाइट ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने डिसीजन मेकिंग से खुद को जितना हो सके उतना हटा लिया। कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इंसानी कमजोरी को बहुत अच्छी तरह समझते थे, खासकर प्रेशर के समय। लैरी हाइट की शुरुआत एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर के रूप में नहीं हुई थी। असल में उनके शुरुआती अनुभव इनकंसिस्टेंसी और इमोशनल फैसलों से भरे हुए थे। श्वागर बताते हैं कि जब हाइट ओपिनियंस और इंट्यूशन पर भरोसा करते थे तो वो स्ट्रगल करते थे। वो हिचकिचाते थे, बार बार खुद से सवाल करते थे और लॉसेस को जस्टिफाई करने लगते थे। धीरे धीरे उन्हें समझ आ रहा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, उनकी अपनी अनसर्टेनिटी पर रिएक्शन है। यही समझ उन्हें एक रैडिकल विचार तक ले गई। अगर इमोशंस फैसलों को बिगाड़ते हैं तो फैसले ऑटोमेटेड होने चाहिए। हाइट ने मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम्स बनाना शुरू किया जहां डिस्क्रिशन की कोई जगह नहीं थी। सिस्टम तय करता था कि एंट्री कब होगी, एग्जिट कब होगी और कितना रिस्क लिया जाएगा। उनका काम रह गया एग्जीक्यूशन करना, इंटरप्रिटेशन नहीं। दोस्तों, ये बदलाव टेक्निकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल है। हाइट जानते थे कि इंसान कंसिस्टेंसी में बहुत खराब होते हैं। लॉसेस के बाद हम बिहेवियर बदल लेते हैं, विंस के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सिस्टम्स ऐसा नहीं करते। सिस्टम्स वही करते हैं जिसके लिए उन्हें डिजाइन किया गया है, न ज्यादा न कम। श्वागर जिस सबसे अहम सिद्धांत पर जोर देते हैं वो है हाइट का ये विश्वास कि पैसा कमाने के लिए आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होने वाला है। आपको बस ये जानना जरूरी है कि जो होगा उसके सामने आप कैसे रिएक्ट करेंगे। हाइट ने प्रोबेबिलिटी को पूरी तरह स्वीकार किया। वो मानते थे कि हर इंडिविजुअल ट्रेड रैंडम होता है, लेकिन ट्रेड्स की एक बड़ी सीरीज अगर एज के साथ चलती है तो प्रिडिक्टेबल नतीजे देती है। इस सोच ने ट्रेडिंग के साथ उनका इमोशनल रिश्ता पूरी तरह बदल दिया। लॉसेस अब पर्सनल नहीं लगते थे, वो एक्सपेक्टेड थे, सिस्टम में पहले से शामिल थे। हाइट अक्सर कहते हैं, अगर आपको लॉसेस देखकर सरप्राइज होता है तो आप अपने सिस्टम को ठीक से समझते ही नहीं है। श्वागर हाइट के रिस्क मैनेजमेंट पर काफी समय देते हैं। हाइट के लिए रिस्क कोई सेकेंडरी चीज नहीं है, वो पूरे बिजनेस का कोर है। उनका मानना है कि ट्रेडिंग का पहला उद्देश्य सर्वाइवल है। प्रॉफिट्स तब आते हैं जब सर्वाइवल सुनिश्चित हो जाता है। हाइट रिस्क को बहुत अग्रेसिवली लिमिट करते हैं। वो कभी भी किसी एक ट्रेड या ट्रेड्स की एक सीरीज को लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए खतरा नहीं बनने देते। लॉसेस को छोटा और कंसिस्टेंट रखकर वो इमोशनल डैमेज को जमा ही नहीं होने देते। ये इमोशनल स्टेबिलिटी उन्हें ड्रॉडाउन्स के दौरान भी सिस्टम से जुड़े रहने देती है। दोस्तों, यही ज्यादातर ट्रेडर फेल हो जाते हैं। लूजिंग स्ट्रीक आते ही वो सिस्टम छोड़ देते हैं। इसलिए नहीं कि सिस्टम काम करना बंद कर देता है, बल्कि इसलिए कि उनका विश्वास टूट जाता है। हाइट ड्रॉडाउन्स को स्टैटिस्टिकल इवेंट्स की तरह देखते हैं, पर्सनल फेलियर की तरह नहीं। हाइट अपने सिस्टम पर भरोसा रखते हैं, लेकिन बिलीफ बिहेवियर नहीं बदलता। रूल्स कॉन्फिडेंस, फियर या हाल की परफॉर्मेंस से प्रभावित नहीं होते। रूल्स हर हाल में फॉलो किए जाते हैं। यही कठोर अनुशासन सिस्टम को ताकत देता है। हाइट डाइवर्सिफिकेशन पर भी जोर देते हैं। कोई एक मार्केट, एक स्ट्रैटेजी या एक आइडिया पूरी तरह भरोसे के लायक नहीं होता। रिस्क को अलग अलग मार्केट्स और सिस्टम्स में फैलाकर वो किसी एक नतीजे पर डिपेंडेंस कम कर देते हैं। इससे कैपिटल और इमोशंस दोनों स्टेबल रहते हैं। दोस्तों, इन सभी लेसन्स में एक पैटर्न साफ दिख रहा है। महान ट्रेडर अपने बिहेवियर को इस तरह डिजाइन करते हैं कि वो इमोशनल इंपल्सेस से खुद को बचा सकें। हाइट ये काम डिसीजंस को रूल्स के हवाले करके करते हैं। जहां दूसरे लोग विल पावर पर भरोसा करते हैं, हाइट स्ट्रक्चर पर भरोसा करते हैं। श्वागर हाइट की ह्यूमिलिटी की भी बात करते हैं। हाइट खुले तौर पर मानते हैं कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। ये मान्यता उन्हें कमजोर नहीं बनाती बल्कि मजबूत बनाती है, क्योंकि वो सर्टेनिटी की उम्मीद नहीं रखते। वोलेटिलिटी उन्हें कभी शॉक नहीं करती, वो उसके लिए तैयार रहते हैं। हाइट मिस्टेक्स को लेकर भी साफ सोच रखते हैं। उनके लिए मिस्टेक लूजिंग ट्रेड नहीं है, मिस्टेक है सिस्टम से हटना। जब तक रूल्स फॉलो हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म आउटकम मायने नहीं रखता। यही सोच इमोशनल रेजिलियंस बनाती है। दोस्तों, डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन डिजाइन से आता है। जब आप ऐसा प्रोसेस बना देते हैं जिसमें इमोशनल डिसीजन पॉइंट्स ही ना हो, तो डिसिप्लिन अपने आप बन जाता है। जैक श्वागर लैरी हाइट को इसलिए शामिल करते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि मास्टरी का एक रास्ता अनसर्टेनिटी को पूरी तरह स्वीकार करना और प्रोसेस के प्रति पूरी तरह कमिटेड रहना है। हाइट एक्साइटमेंट नहीं ढूंढते, वो कंसिस्टेंसी ढूंढते हैं। वो सर्टेनिटी के पीछे नहीं भागते, वो रिस्क मैनेज करते हैं। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक्सपोजर, बिहेवियर और रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लैरी हाइट ने अपनी सफलता इन्हीं कंट्रोलेबल चीजों पर पूरा ध्यान देकर बनाई। दोस्तों, ट्रेडिंग में शांति ज्यादा बार जीतने से नहीं आती, वो एक अच्छे डिजाइन किए गए प्रोसेस पर भरोसा करने से आती है और प्रोबेबिलिटी को अपना काम करने देने से। भाग 6, माइकल मार्कस।
माइकल मार्कस ने अपना करियर बुद्धिमत्ता और एम्बिशन के साथ शुरू किया, लेकिन इमोशनल कंट्रोल के बिना। श्वागर बताते हैं कि शुरुआत में मार्कस ट्रेडिंग की एक्साइटमेंट की ओर खिंचे चले आए। वो अग्रेसिवली रिस्क लेते थे और फैसलों को इमोशंस के हवाले छोड़ देते थे। शुरुआती सफलता ने उनकी गलत आदतों को और मजबूत कर दिया। विन्स ने उन्हें अजेय महसूस कराया, लॉसेस ने उन्हें डिफेंसिव बना दिया। ये इमोशनल झूले जैसी स्थिति इंस्टेबिलिटी पैदा करती रही, भले ही उनका एनालिसिस कई बार सही होता था। दोस्तों, ये एक जाना पहचाना जाल है। शुरुआती जीत ट्रेडर्स को ये भरोसा दिला देती है कि रिस्क मायने नहीं रखता। मार्कस भी इसी जाल में फंसे और फिर मार्केट ने उन्हें कड़ा सबक सिखाया। एक भारी लॉस ने उनकी कैपिटल का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। यही उन्हें एक कड़वा सच समझ में आया, डिसिप्लिन के बिना इंटेलिजेंस खतरनाक होती है। श्वागर इस टर्निंग पॉइंट को बहुत सावधानी से दिखाते हैं। मार्कस ने ट्रेडिंग छोड़ी नहीं, उन्होंने रुककर सोचा। उन्हें एहसास हुआ कि उनके सबसे बड़े नुकसान गलत आइडियाज की वजह से नहीं थे, वो ओवरसाइज पोजीशंस की वजह से थे। उन्होंने कन्विक्शन को जस्टिफिकेशन समझने की गलती की थी। यहीं से उन्होंने अपना अप्रोच बदला, पहले रिस्क, बाद में आइडियाज। मार्कस ने सीखा कि मार्केट उन्हें रिवॉर्ड करता है जो चरणों में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मान लिया कि स्केल से पहले कंसिस्टेंसी जरूरी है। उन्होंने पोजीशन साइज को काफी कम कर दिया और एग्जीक्यूशन की क्वालिटी पर ध्यान देना शुरू किया। इस बदलाव से उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लौटा, बिना इमोशनल दबाव के। दोस्तों, ये किताब के सबसे अहम साइकोलॉजिकल लेसन्स में से एक है। कॉन्फिडेंस जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता, उसे कंट्रोल्ड एक्सपोजर के जरिए कमाना पड़ता है। मार्कस ने बड़ा जीतने की कोशिश छोड़ दी और अच्छा ट्रेड करने पर ध्यान देना शुरू किया। समय के साथ परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर होती चली गई। श्वागर लॉसेस से सीखने को लेकर मार्कस की सोच पर भी बात करते हैं। मार्कस मानते हैं कि लॉसेस मार्केट का डिसिप्लिन सिखाने का तरीका होते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब ट्रेडर सुनने को तैयार हो। अगर लॉसेस का दोष मार्केट पर डाल दिया जाए तो सीखना बंद हो जाता है। अगर लॉसेस को ईमानदारी से देखा जाए तो ग्रोथ शुरू हो जाती है। मार्कस स्केलिंग को भी बहुत साफ तरीके से समझाते हैं। उनके मुताबिक पोजीशन साइज तभी बढ़ानी चाहिए जब इमोशनल स्टेबिलिटी साबित हो जाए। सिर्फ प्रॉफिट्स काफी नहीं है। अगर डर, बेचैनी या ओवर कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है तो साइज बहुत जल्दी बढ़ाई जा रही है। ये समझ ट्रेडर्स को खुद को नुकसान पहुंचाने से बचाती है। कई ट्रेडर इसलिए फेल नहीं होते कि वो पैसा नहीं कमा सकते, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो पैसा संभाल नहीं पाते। बड़ा साइज इमोशंस को एम्पलीफाई कर देता है। मार्कस ने इस सच्चाई का सम्मान करके खुद को बचाया। श्वागर मार्कस की फ्लेक्सिबिलिटी पर भी जोर देते हैं। मार्कस ओपिनियन से चिपक कर नहीं बैठते। कंडीशंस बदलती हैं तो वो अडेप्ट करते हैं, लेकिन अपने शुरुआती दौर के उलट अब वो शांति से अडेप्ट करते हैं, बिना इमोशनल अर्जेंसी के। यही इमोशनल मैच्योरिटी उन्हें ऑब्जेक्टिव बनाए रखती है। मार्कस एक बहुत ताकतवर बात साझा करते हैं। ट्रेडिंग में सफलता धीरे धीरे बनती है, एक ट्रेड, एक डिसीजन के साथ। कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर शॉर्टकट इमोशनल दबाव बढ़ाता है और आखिरकार गलतियों की ओर ले जाता है। दोस्तों, सेटबैक्स फेलियर्स नहीं होते, वो डेवलपमेंट के जरूरी चरण होते हैं। मार्कस का करियर दिखाता है कि मार्केट एक सख्त शिक्षक हो सकता है, लेकिन ईमानदार होता है। अगर आप उसके लेसन्स का सम्मान करते हैं तो वो आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। जैक श्वागर माइकल मार्कस को इसलिए शामिल करते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि ट्रेडिंग में महानता गलतियों से बचने में नहीं है, वो इस बात में है कि आप गलतियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मार्कस इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वो कभी फेल नहीं हुए, वो इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने बिना खुद को तोड़े फेल होना सीख लिया। ट्रेडिंग में इमोशनल ग्रोथ ऑप्शनल नहीं है, वो जरूरी है। जो ट्रेडर इससे बचते हैं वो बाहर हो जाते हैं, जो इसे अपनाते हैं वो इवॉल्व करते हैं। माइकल मार्कस की कहानी हमें याद दिलाती है कि मार्केट परफेक्शन नहीं मांगता, वो प्रोग्रेस मांगता है। जब आप डिसिप्लिन, पेशेंस और कंट्रोल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं तो सफलता टिकाऊ बन जाती है। भाग 7, एड सेकोटा। दोस्तों, जब जैक श्वागर एड सेकोटा से बात करते हैं तो यह हिस्सा सिर्फ सिस्टम्स और ट्रेंड्स तक सीमित नहीं रहता, ये सेल्फ नॉलेज की बात करता है। सेकोटा हमें दिखाते हैं कि ट्रेडिंग का प्रदर्शन ट्रेडर की अंदरूनी स्थिति से अलग नहीं होता। मार्केट में आपको वो नतीजे नहीं मिलते जो आप चाहते हैं, आपको वो नतीजे मिलते हैं जिन्हें आप मानसिक रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। एड सेकोटा को शुरुआती और सबसे सफल ट्रेंड फॉलोअर्स में गिना जाता है, लेकिन श्वागर साफ करते हैं कि सेकोटा का असली एज टेक्निकल ब्रिलियंस नहीं है, उनका असली एज है इमोशनल ऑनेस्टी। सेकोटा मानते हैं कि मार्केट एक दर्पण की तरह काम करता है, वो ट्रेडर की बिलीफ्स, फियर्स और अधूरे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को वापस दिखा देता है। सेकोटा बताते हैं कि उनके सिस्टम्स जानबूझकर सिंपल रखे गए हैं, वो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, लॉसेस को काटते हैं, प्रॉफिट्स को चलने देते हैं। ये रूल्स कोई क्रांतिकारी बात नहीं है, ताकत इन रूल्स को सख्ती से फॉलो करने में है। वो सिग्नल्स को ओवरराइड नहीं करते, लॉसेस से बहस नहीं करते, एग्जिट्स पर सेकंड गेस नहीं करते। मार्केट की हालत चाहे जैसी हो, सिस्टम एक जैसा ही काम करता है। दोस्तों, यही कंसिस्टेंसी इमोशनल ड्रामा को खत्म कर देती है। सेकोटा मानते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके सिस्टम्स खराब होते हैं,
वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि स्ट्रेस के समय रूल्स फॉलो नहीं कर पाते। डर हिचकिचाहट पैदा करता है, लालच ओवर एक्सपोजर कराता है, ईगो रूल्स तोड़वाता है। सेकोटा अपना प्रोसेस इस तरह डिजाइन करते हैं कि ये बिहेवियर्स ही खत्म हो जाएं। श्वागर सेकोटा की एक और गहरी सोच पर बात करते हैं। सेकोटा मानते हैं कि ट्रेडर अपनी इमोशनल बैगेज लेकर मार्केट में आते हैं। फेलियर का डर, अप्रूवल की चाह, एक्साइटमेंट की लत, ये सब ट्रेडिंग फैसलों के जरिए बाहर आते हैं। मार्केट एक ऐसा मंच बन जाता है जहां अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स रियल टाइम में खेलते हैं। ये किताब की सबसे गहरी साइकोलॉजिकल इंसाइट्स में से एक है। सेकोटा खुलकर कहते हैं कि कई बार ट्रेडर खुद को सैबोटाज कर लेते हैं क्योंकि उनका एक हिस्सा सफलता से असहज होता है और दूसरा हिस्सा इमोशनल इंटेंसिटी का आदी होता है। सेल्फ अवेयरनेस के बिना ये ताकतें चुपचाप बिहेवियर को प्रभावित करती रहती हैं। दोस्तों, ये सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल है लेकिन बेहद कीमती है। सेकोटा इन टेंडेंसीज को जज नहीं करते, वो उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। उनका मानना है कि ट्रेडिंग में ग्रोथ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ आती है। जितना आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझते हैं उतना ही उनका कंट्रोल आपके फैसलों पर कम हो जाता है। श्वागर लॉसेस को लेकर सेकोटा की स्वीकृति पर भी जोर देते हैं। सेकोटा लॉसेस से भावनात्मक लड़ाई नहीं करते, वो उन्हें एक्सपेक्ट करते हैं। वो सिस्टम इस समझ के साथ बनाते हैं कि कई ट्रेड्स फेल होंगे, फर्क बस इतना है कि लॉसेस छोटे और कंट्रोल रहने चाहिए। यही एक्सेप्टेंस इमोशनल न्यूट्रलिटी बनाती है। सेकोटा समझाते हैं कि जब ट्रेडर लॉसेस से पूरी तरह बचने की कोशिश करते हैं तो बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। लॉस से बचने की कोशिश हेजिटेशन लाती है, हेजिटेशन मौके गंवाती है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज फ्रस्ट्रेशन लाती है और फ्रस्ट्रेशन इंपल्सिव बिहेवियर पैदा करती है। यही साइकिल डिसिप्लिन को तोड़ देती है। दोस्तों, सेकोटा इस साइकिल को लॉसेस को फीडबैक मानकर तोड़ते हैं। लॉसेस इंसल्ट नहीं होते, वो सिग्नल होते हैं। वो बताते हैं कि मार्केट उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा। सही रिस्पॉन्स एडजस्टमेंट है, इमोशनल रिएक्शन नहीं। एक और अहम बात है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। सेकोटा परफॉर्मेंस को एक ट्रेड से जज नहीं करते, वो बड़े सैंपल में नतीजे देखते हैं। ये स्टैटिस्टिकल नजरिया उन्हें इमोशनल ओवर रिएक्शन से बचाता है। लूजिंग स्ट्रीक उनका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ती, विनिंग स्ट्रीक उनका ईगो नहीं बढ़ाती। श्वागर बताते हैं कि सेकोटा की सफलता बिलीफ्स को मार्केट रियलिटी के साथ अलाइन करने से आती है। मार्केट अनसर्टेन है, आउटकम्स प्रोबेबिलिस्टिक है, कंट्रोल सीमित है। जब ट्रेडर इन सच्चाइयों को स्वीकार कर लेते हैं तो स्ट्रेस कम होता है और एग्जीक्यूशन बेहतर हो जाता है। दोस्तों, सेकोटा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी जोर देते हैं। उनका मानना है कि ट्रेडर को अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मार्केट, ब्रोकर या न्यूज को दोष देना ग्रोथ से इनकार करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिटी लाती है, क्लैरिटी डिसिप्लिन लाती है। इस हिस्से की सबसे असरदार बातों में से एक है सेकोटा का ये कहना कि हर किसी को मार्केट से वही मिलता है जो वो चाहता है। कुछ लोग एक्साइटमेंट चाहते हैं, कुछ वैलिडेशन चाहते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। मार्केट ये सारे अनुभव देता है, लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सच में उसे चाहते हैं। श्वागर इस इंटरव्यू को इसलिए शामिल करते हैं ताकि पाठक टेक्निक से आगे जा सकें। सेकोटा दिखाते हैं कि सबसे अच्छे सिस्टम्स भी इमोशनली अनप्रिपेयर्ड ट्रेडर के हाथ में फेल हो जाते हैं और वहीं सिंपल सिस्टम सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन के साथ असाधारण नतीजे दे सकते हैं। सेकोटा आपसे कहेंगे कि अपने बिलीव्स, फियर्स और मोटिवेशंस को देखें। मार्केट इंटेंशंस पर नहीं, बिहेवियर पर प्रतिक्रिया देता है। ट्रेडिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल जर्नी है। आप जितने ईमानदार खुद के साथ होते हैं, मार्केट उतना ही साफ दिखने लगता है। एड सेकोटा हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में मास्टरी सेल्फ मास्टरी है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों से बचाने वाले सिस्टम्स बनाते हैं और रूल्स को बिना इमोशनल इंटरफेरेंस फॉलो करते हैं तो कंसिस्टेंसी संभव हो जाती है। मार्केट को जीतने की चीज नहीं है, उसके साथ ईमानदारी से जुड़ने की चीज है। जब आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं तो ट्रेडिंग सरल, शांत और टिकाऊ बन जाती है। भाग 8, टॉम बॉल्डविन। दोस्तों, जब जैक श्वागर टॉम बॉल्डविन को पेश करते हैं तो बातचीत का रंग थोड़ा बदल जाता है। ये हिस्सा एक्सपीरियंस से बनी इंट्यूशन की बात करता है। ऐसी इंट्यूशन जिसे न तो जल्दी सिखाया जा सकता है, न ही किसी किताब से कॉपी किया जा सकता है। बॉल्डविन उस ट्रेडर का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका एज सालों की ऑब्जर्वेशन, रेपिटेशन और इमोशनल रिफाइनमेंट से बना है। उनकी सफलता कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स या सख्त सिस्टम से नहीं आई, वो आई मार्केट के बिहेवियर की गहरी समझ से, जो डिसिप्लिन और पेशेंस से बनी। टॉम बॉल्डविन ने एक फ्लोर ट्रेडर के रूप में शुरुआत की थी, जहां लाइव मार्केट का शोर, दबाव और अर्जेंसी हर पल मौजूद होती है। श्वागर बताते हैं कि इस माहौल ने बॉल्डविन को जल्दी सीखने पर मजबूर कर दिया। वहां डिटेल्ड एनालिसिस का समय नहीं होता, फैसले रियल टाइम में लेने पड़ते हैं, दबाव के साथ और अधूरी जानकारी में। धीरे धीरे बॉल्डविन ने ऑर्डर फ्लो, मोमेंटम और क्राउड बिहेवियर में होने वाले छोटे छोटे बदलाव पहचानना सीख लिया। ये पैटर्न्स कोई फॉर्मूला नहीं थे, ये हजारों घंटों के अनुभव से बनी हुई एक समझ थी। दोस्तों, यहीं पर ज्यादातर लोग बॉल्डविन की अप्रोच को गलत समझ लेते हैं। उनकी इंट्यूशन अंदाजा नहीं है, वो स्ट्रक्चर्ड अवेयरनेस है। वो इंपल्स पर एक्ट नहीं करते, वो रिकग्निशन पर एक्ट करते हैं। और ये रिकग्निशन तभी आती है जब आप मार्केट के बिहेवियर में गहराई से डूबे हों।
श्वागर यहाँ एक बहुत अहम बात सामने लाते हैं। बाल्डविन को मार्केट रिदम का गहरा सम्मान है। उनका मानना है कि मार्केट की अपनी एक गति होती है, कभी एक्सपेंशन, कभी कंट्रैक्शन, कभी एग्रेशन, कभी हेजिटेशन। जो ट्रेडर इस रिदम के खिलाफ जाते हैं वो हारते हैं, और जो इसके साथ चलते हैं उनके लिए एग्जीक्यूशन आसान और रिस्क साफ हो जाता है। बाल्डविन बताते हैं कि उन्हें बड़े मूव्स प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं होती। उनकी ताकत इस बात में है कि वो महसूस कर पाते हैं कब मार्केट मूव के लिए तैयार है और कब नहीं। अगर कंडीशन साफ नहीं होती तो वो साइड में हो जाते हैं। ये रिस्ट्रेंट उनके कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों को बचाती है। दोस्तों, ये रिस्ट्रेंट बेहद जरूरी है। बाल्डविन एक्टिव दिखने के लिए ट्रेड्स नहीं करते। वो इंतजार करते हैं जब तक मार्केट अपना बिहेवियर साफ ना दिखा दे, और जब वो बिहेवियर दिखता है तो वो डिसाइसिवली एक्ट करते हैं, लेकिन इमोशनल होकर नहीं। पेशेंस और डिसाइसिवनेस का यही संतुलन उनकी पहचान है। श्वागर बाल्डविन के लॉसेस के साथ रिश्ते पर भी बात करते हैं। बाल्डविन लॉसेस को तुरंत फीडबैक की तरह लेते हैं। वो उन्हें इमोशनली एनालाइज नहीं करते। वो जल्दी एग्जिट करते हैं और फिर सिचुएशन को दोबारा देखते हैं। उन्हें सही साबित होने से लगाव नहीं है। उनका मकसद अलाइनमेंट है, वैलिडेशन नहीं। बाल्डविन ओवरथिंकिंग से भी बचते हैं। उनका मानना है कि ज्यादा एनालिसिस एग्जीक्यूशन को जाम कर देता है। बहुत सारे इंडिकेटर्स क्लैरिटी को कम कर देते हैं। बाल्डविन सिंप्लिसिटी पसंद करते हैं। वो प्राइस बिहेवियर, वॉल्यूम और कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देते हैं। इससे उनका डिसीजन मेकिंग साफ और रिस्पॉन्सिव रहता है। दोस्तों, बाल्डविन की अप्रोच एक अहम बात सिखाती है। कंप्लेक्सिटी अक्सर अनसर्टेनिटी को हल नहीं करती, बल्कि उसे छुपा देती है। इनपुट्स को सिंपल रखकर बाल्डविन कंफ्यूजन और इमोशनल हेजिटेशन को कम कर देते हैं। श्वागर बाल्डविन की पोजीशन साइजिंग की डिसिप्लिन पर भी जोर देते हैं। भले ही उनका रीड कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, वो कभी उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेते जिसे वो आराम से संभाल न सके। इससे वो तब भी शांत रहते हैं जब ट्रेड थोड़ी देर के लिए उनके खिलाफ जाता है। इमोशनल स्टेबिलिटी क्लैरिटी को बचाए रखती है। श्वागर बाल्डविन के सीखने के तरीके पर भी बात करते हैं। बाल्डविन ने कभी दूसरों की तरह ट्रेड करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने देखा कि उनके टेम्परामेंट के साथ क्या फिट बैठता है। समय के साथ उन्होंने ऐसा अप्रोच बनाया जो उनकी पर्सनैलिटी से मेल खाता था। यही अलाइनमेंट कंसिस्टेंसी की वजह बना। दोस्तों, कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं होता। सबसे जरूरी है माइंडसेट, मेथड और रिस्क टॉलरेंस का आपस में मेल। बाल्डविन इसलिए सफल हुए क्योंकि उनका ट्रेडिंग स्टाइल वही था जो वो सच में थे, न कि वो जो वो बनना चाहते थे। श्वागर इस इंटरव्यू को इसलिए शामिल करते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि हर एज मैकेनिकल नहीं होता। कुछ एजेस एक्सपीरियंशियल होते हैं, लेकिन इंट्यूशन भी डिसिप्लिन के बिना खतरनाक हो जाती है। डिसिप्लिन के बिना इंट्यूशन इंपल्स बन जाती है। बाल्डविन रिस्क और कॉन्टेक्स्ट के साथ खुद को लगातार चेक करके इससे बचते हैं। एक्सपीरियंस सिर्फ ट्रेडिंग में बिताया गया समय नहीं है। एक्सपीरियंस है दबाव में खुद को ऑब्जर्व करना। मार्केट में बाल्डविन की शांति इसी समझ से आती है कि वो अपनी रिएक्शंस को जानते हैं और अपनी लिमिट्स का सम्मान करते हैं। दोस्तों, टॉम बाल्डविन हमें सिखाते हैं कि इंट्यूशन मानी नहीं जाती, कमाई जाती है। वो पेशेंस, ह्यूमिलिटी और रेपिटेशन से धीरे धीरे बनती है, और जब डिसिप्लिन और रिस्क कंट्रोल के साथ जुड़ जाती है तो एक बेहद ताकतवर एज बन जाती है। भाग 9, रैंडी मैके। दोस्तों, जब जैक श्वागर रैंडी मैके को पेश करते हैं तो यहां हमें एक अलग तरह का ट्रेडर दिखता है। मैके पहले वाले कुछ ट्रेडर्स की तरह कॉशियस ऑब्जर्वर नहीं है। वो एक्टिव हैं, अपॉर्चुनिस्टिक हैं और जल्दी फैसला लेने वाले हैं। लेकिन उनकी एग्रेशन कभी रेकलेसनेस में नहीं बदलती, क्योंकि उनके अंदर रिस्क के लिए गहरा सम्मान है और इमोशनल ऑनेस्टी का स्तर बहुत ऊंचा है। रैंडी मैके का ट्रेडिंग करियर एक साफ समझ के साथ शुरू हुआ। मार्केट उन्हें रिवॉर्ड करता है जो एक्शन लेते हैं, लेकिन जो कंट्रोल के बिना एक्शन लेते हैं उन्हें सजा भी देता है। श्वागर बताते हैं कि मैके स्वभाव से अग्रेसिव थे। उन्हें मूवमेंट पसंद थी, मोमेंटम पसंद था। वो ऐसे ट्रेड्स की ओर खींचते थे जो तेज और डिसाइसिवली चलते हों। लेकिन शुरुआत में यही एग्रेशन उनके लिए समस्या बन गई। बड़ी जीत के बाद दर्दनाक लॉसेस आते थे। इमोशनल स्विंग्स बहुत थकाने वाले हो गए। दोस्तों, ये पैटर्न बहुत से ट्रेडर्स को जाना पहचाना लगेगा। अग्रेशन जब काम करता है तो बहुत ताकतवर लगता है, लेकिन स्ट्रक्चर के बिना वही अग्रेशन कंसिस्टेंसी को तोड़ देता है। मैके ने यह सबक मुश्किल तरीके से सीखा। उन्होंने अपनी एग्रेशन को दबाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक समझदारी भरा रास्ता चुना। उन्होंने उसे कंट्रोल करना सीख लिया। श्वागर बताते हैं कि मैके का असली ब्रेक थ्रू तब आया जब उन्होंने रिस्क को पूरी क्लैरिटी के साथ डिफाइन करना शुरू किया। हर ट्रेड में जाने से पहले मैके को पता होता था कि वो अधिकतम कितना नुकसान सहने को तैयार हैं। ये नंबर नॉन नेगोशिएबल होता था। अगर प्राइस वहां पहुंचता था तो ट्रेड खत्म। कोई उम्मीद नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं। इस एक नियम ने उनकी ट्रेडिंग बदल दी। जब रिस्क पहले से सीमित हो गया तो मैके बिना इमोशनल हेजिटेशन के डिसाइसिवली एक्ट कर पाए। अब उन्हें एंट्री से डर नहीं लगता था, क्योंकि डाउनसाइड पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। इस एक्सेप्टेंस ने हेजिटेशन खत्म कर दी और एग्जीक्यूशन की क्वालिटी बेहतर हो गई। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ये पहले सीखे गए लेसन से कैसे जुड़ता है। कोवनर ने इमोशनल सर्वाइवल सिखाया, डेनिस ने रूल सिखाए, हाइट ने सिस्टम सिखाए, और मैके दिखाते हैं कि अग्रेशन तभी प्रोडक्टिव बनती है जब रिस्क टाइट कंट्रोल में हो। श्वागर मैके के लूजिंग स्ट्रीक्स के साथ रिश्ते पर भी बात करते हैं।
मैके मानते हैं कि अग्रेसिव स्टाइल्स में रिजल्ट्स की वॉलेटिलिटी स्वाभाविक है। तेज गेन्स के दौर भी आएंगे, ड्रॉडाउन्स के दौर भी आएंगे। मुद्दा इन साइकिल से बचना नहीं है, मुद्दा है इनके दौरान एक्सपोजर को मैनेज करना। जब परफॉर्मेंस बिगड़ती है, मैके पोजीशन साइज कम कर देते हैं। इससे कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों सुरक्षित रहते हैं। जब परफॉर्मेंस सुधरती है, साइज धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। ये डायनामिक एडजस्टमेंट इमोशंस को संतुलित रखता है और ओवर कॉन्फिडेंस को रोकता है। दोस्तों, यही मैच्योरिटी की पहचान है। मैके खराब दौर में जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, वो फीडबैक सुनते हैं, वो अडेप्ट करते हैं। यही फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें लंबे समय तक गेम में बनाए रखती है। श्वागर मैके की एक और खास बात पर जोर देते हैं। मैके ट्रेड से इमोशनली जुड़ते नहीं हैं। वो ट्रेड से अपनी पहचान नहीं जोड़ते। उनके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। जब प्रोबेबिलिटी काम नहीं करती, ट्रेड खत्म। इस इमोशनल दूरी की वजह से वो लॉस के बाद बिना बोझ के अगली अपॉर्चुनिटी की ओर बढ़ पाते हैं। मैके सेल्फ अवेयरनेस पर भी बहुत ध्यान देते हैं। उन्हें पता होता है कि वो कब अच्छा ट्रेड कर रहे हैं और कब जबरदस्ती ट्रेड्स ले रहे हैं। एंगर, फ्रस्ट्रेशन या इंपेशेंस के समय वो खुद को रोक लेते हैं। वो जानते हैं कि इमोशनल स्टेट सीधे डिसीजन क्वालिटी को प्रभावित करती है। दोस्तों, अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ये सेल्फ मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। अवेयरनेस के बिना अग्रेशन इंपल्स बन जाती है। मैके अपने अंदर की हालत को लगातार चेक करके इससे बचते हैं। श्वागर मैके के कॉन्फिडेंस को लेकर भी एक अहम फर्क बताते हैं। मैके का कॉन्फिडेंस इस बात से नहीं आता कि वो सही है। उनका कॉन्फिडेंस इस बात से आता है कि वो सही भी हो या गलत, रिस्पॉन्स हमेशा सही देंगे। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन बहुत ताकतवर है। ये आउटकम से इमोशनल दबाव हटा देता है। मैके मानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन कैपिटल सीमित है। एक ट्रेड मिस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कैपिटल को बचाना बड़ी बात है। यही सोच इंपल्सिव चेजिंग और ओवर ट्रेडिंग को रोकती है। दोस्तों, ये लेसन खास तौर पर उन ट्रेडर्स के लिए कीमती है जो फास्ट मूविंग मार्केट्स की ओर आकर्षित होते हैं। मैके दिखाते हैं कि स्पीड दुश्मन नहीं है, लैक ऑफ कंट्रोल दुश्मन है। जब अग्रेशन डिसिप्लिन के साथ जुड़ जाती है तो वो कमजोरी नहीं, ताकत बन जाती है। जैक श्वागर रैंडी मैके को इसलिए शामिल करते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि मार्केट में अलग अलग पर्सनैलिटीज के लिए जगह है। सफल होने के लिए शांत और पैसिव होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ऐसे रूल्स बनाने होंगे जो आपके स्वभाव को काबू में रखें। आप खुद को बदल नहीं सकते, लेकिन आप ये बदल सकते हैं कि आप खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। मैके ने अपनी एग्रेसिव नेचर को स्वीकार किया और उसके लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जिसने उसे प्रोडक्टिव बनाए रखा। रैंडी मैके हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में बोल्डनेस समस्या नहीं है, समस्या है अनकंट्रोल्ड बोल्डनेस। जब रिस्क डिफाइन हो, इमोशंस मैनेज हो और सेल्फ अवेयरनेस मौजूद हो तो अग्रेसिव स्टाइल्स भी लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर सकते हैं। भाग 10, पीटर स्टाइडलमायर। दोस्तों, जब जैक श्वागर पीटर स्टाइडलमायर को पेश करते हैं तो किताब हमें मार्केट की संरचना और पार्टिसिपेंट्स के व्यवहार की एक गहरी समझ की ओर ले जाती है। स्टाइडलमायर पारंपरिक प्रेडिक्शन पर ध्यान नहीं देते, उनका फोकस कॉन्टेक्स्ट पे है। वो सवाल बदल देते हैं, प्राइस आगे कहां जाएगा की जगह वो पूछते हैं प्राइस इस समय ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। स्टाइडलमायर का फ्लो ट्रेडर का बैकग्राउंड उन्हें एक अलग नजरिया देता है। मार्केट के अंदर खड़े होकर रोज उन्होंने देखा कि सिर्फ प्राइस मूवमेंट पूरी कहानी नहीं बताता। अहम बात यह है कि कौन ट्रेड कर रहा है, क्यों कर रहा है और कितनी अर्जेंसी के साथ कर रहा है। इन्हीं ऑब्जर्वेशन से उन्होंने वो फ्रेमवर्क विकसित किया जिसे बाद में मार्केट प्रोफाइल कहा गया। एक ऐसा तरीका जो एब्स्ट्रैक्ट इंडिकेटर्स की बजाय असली मार्केट बिहेवियर को व्यवस्थित करता है। दोस्तों, यहाँ कोर आइडिया बहुत सिंपल है लेकिन बेहद ताकतवर है। मार्केट एक ऑक्शन है। बायर्स और सेलर्स लगातार वैल्यू पे बातचीत कर रहे होते हैं। प्राइस किसी जादू से नहीं चलता। प्राइस इसलिए चलता है क्योंकि पार्टिसिपेंट्स वैल्यू पर सहमत नहीं होते। जब सहमति बढ़ती है, प्राइस स्थिर होता है। जब असहमति बढ़ती है, प्राइस मूव करता है। श्वागर बताते हैं कि स्टाइडलमायर का काम ट्रेडर्स को दो अलग अलग तरह की मार्केट एक्टिविटी पहचानने में मदद करता है। एक है रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, जहां ट्रेडर्स प्राइस के उन लेवल्स पर रिएक्ट करते हैं जिन्हें वो वैल्यू मानते हैं। दूसरा है इनिशिएटिव बिहेवियर, जहां स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन या अर्जेंसी के कारण ट्रेडर्स प्राइस को अग्रेसिवली वैल्यू से दूर धकेलते हैं। ये फर्क प्राइस मूवमेंट को समझने का तरीका बदल देता है। कोई तेज मूव अपने आप में स्ट्रेंथ या वीकनेस नहीं होता, वो सिर्फ एक टेम्पररी इनबैलेंस भी हो सकता है। स्टाइडलमायर ट्रेडर्स को सिखाते हैं कि देखें क्या मार्केट नई वैल्यू खोज रहा है या फिर सिर्फ एक एक्सेप्टेड रेंज के अंदर घूम रहा है। दोस्तों, ये नजरिया इमोशनल रिएक्शंस को कम कर देता है। मूवमेंट को चेस करने के बजाय ट्रेडर बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। नॉइस पर रिएक्ट करने के बजाय क्लैरिटी का इंतजार करता है। श्वागर इस बात पर भी जोर देते हैं कि स्टाइडलमायर का अप्रोच पेशेंस सिखाता है। मार्केट ज्यादातर समय बैलेंस में रहता है, ट्रेंड में नहीं। इन पीरियड्स में कई ट्रेडर जबरदस्ती ट्रेड करके पैसा गंवा देते हैं। मार्केट प्रोफाइल ये पहचानने में मदद करता है कि कब मार्केट सच में अपॉर्चुनिटी दे रहा है और कब वो सिर्फ घूम रहा है। स्टाइडलमायर का मानना है कि टाइम बहुत मायने रखता है, सिर्फ प्राइस अधूरी जानकारी है। प्राइस किसी लेवल पर कितना समय बिताता है, ये बताता है कि उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है या रिजेक्ट।
टाइम बेस्ड समझ कन्विक्शन को बेहतर तरीके से पहचानने में मदद करती है। दोस्तों, ये बात सटल है लेकिन बहुत जरूरी है। जो तेज मूव्स जल्दी फेल हो जाते हैं वो अक्सर इमोशनल एक्सेस का संकेत होते हैं। जो मूव्स धीरे और लगातार चलते हैं वो जेन्युइन पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। टाइम और एक्टिविटी को साथ देखकर मार्केट इंटेंट ज्यादा साफ दिखने लगता है। श्वागर स्टाइडलमायर के डिसिप्लिन माइंडसेट पर भी बात करते हैं। इतना गहरा फ्रेमवर्क होने के बावजूद वो सर्टेनिटी मानकर नहीं चलते। उनका काम डिस्क्रिप्टिव है, प्रिडिक्टिव नहीं। वो बताते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। फैसले ऑब्जर्व्ड बिहेवियर के आधार पर लिए जाते हैं, फोरकास्ट्स के आधार पर नहीं। ये माइंडसेट ईगो से बचाता है। जब आपका फोकस प्रिडिक्शन की बजाय ऑब्जर्वेशन पर होता है तो आपको सही साबित होने की जरूरत नहीं रहती। आपको बस सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना होता है। स्टाइडलमायर मानते हैं कि मार्केट एक सोशल सिस्टम है। यहाँ अलग अलग टाइम होराइजन्स और ऑब्जेक्टिव्स वाले लोग इंटरैक्ट करते हैं। प्राइसेस इन्हीं इंटरैक्शन से बनते हैं। इस इंटरैक्शन को समझना ओवर सिंप्लीफाइड इंटरप्रिटेशन से बचाता है। श्वागर इस इंटरव्यू को इसलिए शामिल करते हैं ताकि पाठक चार्ट्स और इंडिकेटर्स से आगे सोच सकें। स्टाइडलमायर दिखाते हैं कि मार्केट रैंडम लाइंस नहीं है, वो कंस्ट्रेंट्स के अंदर इंसानी व्यवहार की अभिव्यक्ति है। दोस्तों, ये हिस्सा खास तौर पर उन ट्रेडर्स के लिए कीमती है जो कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स से उलझ जाते हैं। स्टाइडलमायर हमें बेहतर सवाल पूछना सिखाते हैं। मार्केट क्या हासिल करना चाहता है? प्राइस को एक्सेप्ट किया जा रहा है या रिजेक्ट? कौन एक्टिव है और कौन इंतजार कर रहा है? ट्रेडिंग में क्लैरिटी मूवमेंट को चेस करने से नहीं आती, वो कॉन्टेक्स्ट समझने से आती है। जब आप मार्केट को प्रिडिक्शन मशीन के बजाय ऑक्शन की तरह देखते हैं तो डिसीजन मेकिंग शांत और ज्यादा सटीक हो जाती है। पीटर स्टाइडलमायर हमें याद दिलाते हैं कि सफल ट्रेडिंग स्पीड का खेल नहीं है, ये एनवायरनमेंट को समझने का खेल है, एक्शन लेने से पहले। जब आप स्ट्रक्चर और बिहेवियर का सम्मान करते हैं तो मार्केट धीरे धीरे समझ में आने लगता है। भाग 11, विलियम ओ'नील। दोस्तों, जब जैक श्वागर विलियम ओ'नील को पेश करते हैं तो किताब ग्रोथ इन्वेस्टिंग और सख्त ट्रेडिंग डिसिप्लिन की दुनिया में प्रवेश करती है। ओ'नील का लेसन इसलिए ताकतवर है क्योंकि वो ये साबित करता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सफलता और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डिसिप्लिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। असल में ओ'नील दिखाते हैं कि बिना ट्रेडिंग डिसिप्लिन के सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी फेल हो सकते हैं। विलियम ओ'नील की यात्रा प्रेडिक्शन से नहीं, गहरी रिसर्च से शुरू हुई। श्वागर बताते हैं कि ओ'नील ने दशकों की मार्केट हिस्ट्री का अध्ययन किया और एक ही सवाल पर ध्यान दिया। सबसे बड़े विनिंग स्टॉक्स में उनके बड़े मूव से पहले क्या समानता होती है? ओपिनियंस या इकोनॉमिक फोरकास्ट्स पर भरोसा करने के बजाय ओ'नील ने रियल डेटा देखा, प्राइस बिहेवियर, वॉल्यूम पैटर्न्स, अर्निंग्स ग्रोथ और ओवरऑल मार्केट कंडीशंस। इस रिसर्च से ओ'नील ने एक साफ फ्रेमवर्क बनाया। लेकिन इस लेसन की असली ताकत फ्रेमवर्क में नहीं है। ताकत है कैपिटल को बचाने के लिए डिसिप्लिन को कितनी सख्ती से लागू किया जाता है। ओ'नील मानते हैं कि अगर मार्केट एनवायरनमेंट खिलाफ हो जाए तो सबसे अच्छे स्टॉक्स भी फेल हो जाते हैं। दोस्तों, ओ'नील की सबसे मजबूत मान्यताओं में से एक है कि लॉसेस को जल्दी और बिना हिचकिचाहट काटना चाहिए। वो होप का इंतजार नहीं करते, वो एवरेज डाउन नहीं करते। अगर कोई स्टॉक पहले से तय की गई सीमा से ज्यादा उनके खिलाफ चला जाता है तो वो एग्जिट कर जाते हैं। ये रूल नॉन नेगोशिएबल है। श्वागर बताते हैं कि ये ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए भावनात्मक रूप से कितना मुश्किल होता है। लोग स्टोरीज से प्यार कर बैठते हैं, कंपनीज से इमोशनली जुड़ जाते हैं, रिसर्च और लॉजिक से लॉसेस को जस्टिफाई करने लगते हैं। ओ'नील ऐसा नहीं करते। वो स्टॉक्स को रिश्ते नहीं, व्हीकल्स की तरह देखते हैं। यही दूरी ओ'नील को ऑब्जेक्टिव बनाए रखती है। वो समझते हैं कि मार्केट लॉयल्टी को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट स्ट्रेंथ के साथ अलाइनमेंट को रिवॉर्ड करता है। जब कोई स्टॉक स्ट्रांग बिहेव करना बंद कर देता है तो उसे पकड़कर रखने का कोई मतलब नहीं रहता। इस लेसन का एक और अहम थीम है मार्केट टाइमिंग। नील सिर्फ इसलिए स्टॉक्स नहीं खरीदते क्योंकि वो अच्छी कंपनीज हैं, वो स्ट्रांग मार्केट्स में स्ट्रांग स्टॉक्स खरीदते हैं। जब ओवरऑल मार्केट कमजोर होता है तो सबसे अच्छे स्टॉक्स भी दबाव में आ जाते हैं। ये समझ इन्वेस्टर्स को बेवजह के लॉसेस से बचाती है। बहुत से लोग इसलिए पैसा नहीं गंवाते क्योंकि उन्होंने खराब स्टॉक्स चुने, वो इसलिए गंवाते हैं क्योंकि उन्होंने मार्केट कंडीशंस को नजरअंदाज कर दिया। ओ'नील इंडिविजुअल डिसीजंस को ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड के साथ अलाइन करके इस गलती से बचते हैं। श्वागर ओ'नील के लीडरशिप पर फोकस को भी दिखाते हैं। ओ'नील ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं जो पहले से मार्केट से बेहतर परफॉर्म कर रहे हों। वो बर्डन्स नहीं ढूंढते, वो स्ट्रेंथ ढूंढते हैं। ये सोच इंसानी इंस्टिंक्ट के खिलाफ जाती है। ज्यादातर लोग सस्ता खरीदना चाहते हैं, ओ'नील वो खरीदते हैं जो काम कर रहा होता है। दोस्तों, इसके लिए इमोशनल डिसिप्लिन चाहिए। स्ट्रेंथ खरीदना रिस्की लगता है, वीकनेस खरीदना सेफ लगता है। ओ'नील वही करते हैं जो अनकंफर्टेबल लगता है। वो इमोशन की बजाय एविडेंस पर भरोसा करते हैं। ओ'नील रूल्स का बहुत सम्मान करते हैं। वो ओपिनियन या कन्विक्शन के आधार पर रूल्स नहीं तोड़ते। रूल्स का मकसद ट्रेडर को इमोशनल डिसीजन मेकिंग से बचाना होता है। जैसे ही रूल्स टूटते हैं, डिसिप्लिन भी टूटने लगता है। श्वागर बताते हैं कि ओ'नील मानते हैं कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस से नहीं आती, वो प्रोसेस की ओबीडियंस से आती है।
जब ट्रेडर एक्सेप्शंस जस्टिफाई करने लगते हैं, लॉसेस बढ़ते हैं और कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। ओ'नील पेशेंस की भी बात करते हैं। वो ट्रेड्स फोर्स नहीं करते, वो इंतजार करते हैं कि कंडीशंस अलाइन हो, स्ट्रॉन्ग स्टॉक, स्ट्रॉन्ग मार्केट और सही सेटअप। जब ये सब मौजूद नहीं होता तो वो बाहर रहते हैं। दोस्तों, यही पेशेंस उन्हें ओवर ट्रेडिंग से बचाती है। ओवर ट्रेडिंग अक्सर बोर्डम या फोमो की वजह से होती है। ओ'नील अपने प्रोसेस पर भरोसा करके दोनों से बचते हैं। ओ'नील क्राउड साइकोलॉजी को भी गहराई से समझते हैं। वो जानते हैं कि बड़े मूव्स तब आते हैं जब इंस्टीट्यूशंस चुपचाप पोजीशंस बनाते हैं और फिर डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। प्राइस और वॉल्यूम को देखकर ओ'नील खुद को इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर के साथ अलाइन करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। जैक श्वागर इस इंटरव्यू को इसलिए शामिल करते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि मार्केट में सफलता टाइम होराइजन पर निर्भर नहीं करती। आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, इमोशनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा जरूरी रहते हैं। दोस्तों, ओ'नील का लेसन मार्केट विजर्ड्स के एक केंद्रीय विचार को और मजबूत करता है। पहले कैपिटल की रक्षा करो। प्रॉफिट्स डिसिप्लिन का नतीजा होते हैं, इच्छा का नहीं। जब आप रूल्स का सम्मान करते हैं, लॉसेस काटते हैं और स्ट्रेंथ के साथ चलते हैं तो मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। अच्छे आइडियाज पैसा नहीं बनाते, अच्छा एग्जीक्यूशन पैसा बनाता है। ओ'नील की सफलता विनर्स प्रिडिक्ट करने से नहीं आई, वो रूथलेस रिस्क मैनेजमेंट से आई और विनर्स को बढ़ने देने से। विलियम ओ'नील हमें सिखाते हैं कि इन्वेस्टिंग कंफर्ट का खेल नहीं है, ये रियलिटी के साथ अलाइनमेंट का खेल है। जब आप इमोशन हटाकर एविडेंस फॉलो करते हैं तो कंसिस्टेंसी संभव हो जाती है। भाग 12, जिम रोजर्स। दोस्तों, जैक श्वागर अब जिम रोजर्स की ओर रुख करते हैं। ये हिस्सा दुनिया को साफ नजर से देखने और धैर्य के साथ इंतजार करने की बात करता है। रोजर्स ऐसे ट्रेडर नहीं हैं जो शॉर्ट टर्म नॉइज पर रिएक्ट करें। वो ग्लोबल मैक्रो थिंकर हैं जिनका मानना है कि सबसे बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म साइकिल्स को समझने से बनता है और फिर उन्हें अनफोल्ड होने देने के लिए शांति से बैठे रहने से। जिम रोजर्स ने अपने करियर की शुरुआत चार्ट से नहीं, हिस्ट्री से की। श्वागर बताते हैं कि रोजर्स मानते हैं मार्केट लंबे समय में बड़ी वेव्स में चलता है। ये वेव्स सप्लाई, डिमांड, पॉलिटिक्स, डेमोग्राफिक्स और इंसानी व्यवहार से बनती हैं। दशकों में प्राइसेस रैंडम तरीके से ऊपर नीचे नहीं होते, वो असली इकोनॉमिक फोर्सेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। रोजर्स ने इन फोर्सेस को जल्दी पहचान कर क्राउड से पहले पोजीशन बनाकर अपनी सफलता खड़ी की। दोस्तों, इस माइंडसेट के लिए अलग तरह का पेशेंस चाहिए। रोजर्स लंबे समय तक कुछ न करने में भी सहज रहते हैं। उन्हें सिर्फ इसलिए ट्रेड करने का दबाव नहीं लगता क्योंकि मार्केट खुला है। असल में उनके लिए इनएक्टिविटी कई बार क्लैरिटी का संकेत होती है। अगर कुछ भी साफ तौर पर मिसप्राइस नहीं है तो सही फैसला होता है इंतजार करना। श्वागर बताते हैं कि रोजर्स का कॉन्फिडेंस एक्शन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आता है। जब रोजर्स किसी पोजीशन में जाते हैं तो उसके पीछे फंडामेंटल से निकला हुआ मजबूत कन्विक्शन होता है, लेकिन कन्विक्शन के बावजूद वो रिस्क को ध्यान से मैनेज करते हैं। वो ब्लाइंडली एवरेज डाउन नहीं करते, ना ही पोजीशंस को इमोशनली डिफेंड करते हैं। अगर अंडरलाइंग प्रेमिस बदल जाती है तो वो बाहर निकल जाते हैं। रोजर्स मानते हैं कि जब हर कोई किसी एक नैरेटिव पर सहमत हो जाता है तो अपॉर्चुनिटी पहले ही खत्म हो चुकी होती है। सबसे अच्छे ट्रेड्स तब बनते हैं जब रियलिटी पॉपुलर बिलीफ से अलग चल रही होती है। इसके लिए इंडिपेंडेंट थिंकिंग चाहिए और वो हिम्मत भी जिसमें आप लंबे समय तक गलत दिख सकते हैं। दोस्तों, ये भावनात्मक रूप से मुश्किल है। जल्दी सही होना अनकंफर्टेबल लगता है, अकेले खड़े रहना रिस्की लगता है। रोजर्स इस डिस्कम्फर्ट को प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। वो समझते हैं कि बड़े ट्रेंड्स पॉपुलैरिटी को नहीं, पेशेंस को रिवॉर्ड करते हैं। श्वागर रोजर्स के सीखने के तरीके पर भी बात करते हैं। रोजर्स की क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होती। वो बहुत पढ़ते हैं, जियोपॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर, एनर्जी, करेंसीज और हिस्ट्री। ये ब्रॉड नजरिया उन्हें वो कनेक्शंस देखने देता है जो दूसरे लोग मिस कर देते हैं। उनका एज स्पीड से नहीं, कॉन्टेक्स्ट से आता है। लॉन्ग टर्म थीम्स सीधी लाइन में नहीं चलते, बीच में ड्रॉडाउन्स आते हैं, फॉल्स स्टार्ट्स होते हैं, फ्रस्ट्रेशन के दौर आते हैं। रोजर्स इन सबसे इसलिए गुजर पाते हैं क्योंकि उनका पोजीशन साइजिंग इमोशनल एंड्योरेंस को ध्यान में रखकर किया जाता है। वो कभी इतना रिस्क नहीं लेते कि वॉलेटिलिटी उन्हें समय से पहले बाहर निकाल दे। दोस्तों, ये हमें फिर उसी बात की याद दिलाता है, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, वो साइकोलॉजिकल भी होता है। अगर आप वॉलेटिलिटी को इमोशनली सह नहीं सकते तो आपका थीसिस कोई मायने नहीं रखता। श्वागर रोजर्स के इस विश्वास पर जोर देते हैं कि मार्केट आखिरकार सच दिखाता है लेकिन समय लेता है। शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स इमोशन और लिक्विडिटी से चलते हैं, लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स फंडामेंटल से चलते हैं। रोजर्स खुद को दूसरे वाले के साथ अलाइन करते हैं। रोजर्स रियलिटी को नैरेटिव से ऊपर रखते हैं। वो कहानियों से प्यार नहीं करते, वो एक्चुअल सप्लाई और डिमांड को देखते हैं। फैक्ट्स बदलते हैं तो वो भी बदलते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें स्टबर्न होने से बचाती है। रोजर्स दिखाते हैं कि सफल होने के लिए बार बार ट्रेड करना जरूरी नहीं है। जरूरी है साफ सोचना, धैर्य से इंतजार करना और जब कंडीशंस अलाइन हो तो डिसाइसिवली एक्ट करना। जैक श्वागर जिम रोजर्स को इसलिए शामिल करते हैं ताकि ये याद दिलाया जा सके कि मार्केट डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी उतना ही रिवॉर्ड करता है जितना स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन को।
जब दूसरे लोग शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं, रोजर्स उन स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स का इंतजार करते हैं जो सालों तक चलते हैं। सबसे बड़े मौके सबसे ज्यादा पेशेंस मांगते हैं। जब आप बिना बेचैनी के इंतजार करना सीख लेते हैं और बिना हिचकिचाहट एक्ट करना सीख लेते हैं तो मार्केट कम स्ट्रेसफुल और ज्यादा रिवॉर्डिंग बन जाता है। जिम रोजर्स हमें सिखाते हैं कि सफल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लगातार एक्टिविटी का खेल नहीं है। ये सही समय पर सही होने का खेल है और अनसर्टेनिटी के बीच टिके रहने का डिसिप्लिन रखने का खेल है। भाग 13, टोनी सलीबा। दोस्तों, जब जैक श्वाडर टोनी सलीबा की ओर बढ़ते हैं तो बातचीत एक ऐसी दुनिया में जाती है जिसे बहुत से ट्रेडर ठीक से समझ नहीं पाते। ऑप्शंस, प्रोबेबिलिटी और इमोशनल प्रिसिजन की दुनिया। सलीबा ऐसे ट्रेडर नहीं है जो डायरेक्शन का पीछा करें। वो स्ट्रक्चर को समझने वाले ट्रेडर हैं। उनका एज इस बात से नहीं आता कि प्राइस आगे कहां जाएगा। उनका एज इस बात से आता है कि अलग अलग हालात में रिस्क कैसे बिहेव करता है, और जब प्रोबेबिलिटी को नजरअंदाज किया जाता है तो इमोशन कैसे फैसलों को बिगाड़ देता है। टोनी सलीबा का बैकग्राउंड उनकी सोच को शुरू से ही शेप कर देता है। उन्होंने जल्दी सीख लिया कि ऑप्शंस इमोशनल सोच को बाकी इंस्ट्रूमेंट से कहीं तेज सजा देते हैं। छोटी छोटी गलतियां बहुत जल्दी बड़ी बन जाती हैं। इसने सलीबा को बेहद डिसिप्लिन बना दिया। श्वागर साफ करते हैं कि सलीबा की सफलता बोल्ड बेट से नहीं आई। वो इस बात से आई कि ट्रेड में जाने से पहले उन्हें बिल्कुल पता होता था कि क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, सलीबा की सबसे अहम मान्यताओं में से एक है कि अनसर्टेनिटी दुश्मन नहीं है, अज्ञान दुश्मन है। ऑप्शंस ट्रेडर को हर पॉसिबल आउटकम समझना होता है। अगर आप ये नहीं बता सकते कि प्राइस ऊपर जाए तो क्या होगा, नीचे जाए तो क्या होगा, या कहीं न जाए तो क्या होगा, तो आपको उस ट्रेड में होना ही नहीं चाहिए। ये क्लैरिटी इमोशनल सरप्राइजेस को खत्म कर देती है। सलीबा बताते हैं कि बहुत से ट्रेडर ऑप्शंस को डायरेक्शनल बायस के साथ देखते हैं। वो प्राइस के सही होने पर ध्यान देते हैं। सलीबा ऑप्शंस को रिस्क स्ट्रक्चर्स की तरह देखते हैं। वो अलग सवाल पूछते हैं, मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है? कौन सी कंडीशंस मुझे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी? कौन सी कंडीशंस मेरे पक्ष में हैं? टाइम मेरे लिए काम कर रहा है या मेरे खिलाफ? इस तरह की सोच सब कुछ बदल देती है। लॉसेस मैनेजेबल हो जाते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्टेड होते हैं। गेन सिस्टमैटिक हो जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर में बने होते हैं। जब आउटकम्स पहले से पता हो तो इमोशन का असर अपने आप कम हो जाता है। श्वागर सलीबा की प्रिपरेशन पर खास जोर देते हैं। सलीबा मानते हैं कि ट्रेडिंग की इमोशनल लड़ाई ट्रेड लगाने से पहले ही जीत ली जाती है। एक बार ट्रेड लाइव हो गया तो डर से बातचीत करने का समय नहीं होता। प्रिपरेशन इमोशनल फैसलों की जरूरत ही खत्म कर देती है। इमोशनल स्ट्रेस अक्सर कॉन्सिक्वेंसेस की अनिश्चितता से आता है। जब कॉन्सिक्वेंसेस साफ और स्वीकार्य होते हैं तो डर खुद ब खुद कम हो जाता है। सलीबा प्रोबेबिलिटी का बहुत सम्मान करते हैं। वो जानते हैं कि कोई एक ट्रेड मायने नहीं रखता, मायने रखता है एक्सपेक्टेंसी। बहुत सारे ट्रेड्स के बाद ये प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट इंडिविजुअल आउटकम्स पर इमोशनल ओवर रिएक्शन से बचाता है। लॉस फेलियर नहीं होता, वो सिर्फ एक डेटा पॉइंट होता है। सलीबा ओवर कॉन्फिडेंस के खतरे पर भी बात करते हैं। ऑप्शंस में ये खतरा और बढ़ जाता है क्योंकि लेवरेज कंट्रोल का भ्रम पैदा करता है। सलीबा इस जाल से बचते हैं कंजर्वेटिव रहकर। वो मैक्सिमम रिटर्न नहीं ढूंढते, वो कंट्रोल रिस्क के साथ रिपीटेबल रिटर्न ढूंढते हैं। दोस्तों, यही डिसिप्लिन उन्हें वॉलेटाइल समय में बचाता है। जब मार्केट अनिश्चित बिहेव करता है, ओपिनियंस पर चलने वाले ट्रेडर परेशान होते हैं, स्ट्रक्चर पर चलने वाले ट्रेडर अडेप्ट कर लेते हैं। श्वागर सलीबा की एक और ताकत दिखाते हैं, ट्रेड से बाहर रह पाने की क्षमता। सलीबा तब ट्रेड नहीं करते जब कंडीशन साफ नहीं होती। वो समझते हैं कि लो क्वालिटी माहौल में ट्रेड्स फोर्स करना इमोशनल दबाव बढ़ाता है और एक्सपेक्टेंसी घटाता है। इंतजार करना भी इस काम का हिस्सा है। सलीबा जीत पर जरूरत से ज्यादा खुश नहीं होते और लॉसेस में डूबते नहीं हैं। इमोशनल एक्सट्रीम्स भविष्य के फैसलों को बिगाड़ देते हैं। न्यूट्रल रहकर सलीबा क्लैरिटी बनाए रखते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ये हिस्सा पहले वाले लेसन से कैसे जुड़ता है। कोवनर ने इमोशनल सर्वाइवल सिखाया, हाइट ने सिस्टम सिखाए, सेकोटा ने सेल्फ अवेयरनेस सिखाई, और सलीबा दिखाते हैं कि स्ट्रक्चर इमोशन की जगह कैसे ले लेता है। जब ट्रेड सही तरीके से डिजाइन किए जाते हैं तो डिसिप्लिन नेचुरल बन जाता है। जैक श्वागर इस इंटरव्यू को इसलिए शामिल करते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि मार्केट को कई एंगल से देखा जा सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स वही रहते हैं। चाहे फ्यूचर्स हों, स्टॉक्स हों या ऑप्शंस, सफलता प्रिपरेशन, प्रोबेबिलिटी और इमोशनल कंट्रोल से आती है। कंप्लेक्सिटी एज नहीं बनाती, अंडरस्टैंडिंग बनाती है। सलीबा की सफलता रिस्क को साफ देखने और क्लैरिटी न होने पर एक्शन लेने से इनकार करने से आती है। दोस्तों, टोनी सलीबा हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस बोलनेस से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है अपने वर्स्ट केस सिनेरियो को जानने से और उसके साथ सहज रहने से। जब प्रिपरेशन के जरिए डर हट जाता है तो एग्जीक्यूशन शांत, साफ और सटीक हो जाता है। भाग 14, ब्रायन गेल्बर। दोस्तों, जब जैक श्वागर ब्रायन गेल्बर को सामने लाते हैं तो बातचीत बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ऑनेस्ट हो जाती है। ये हिस्सा प्रेशर में ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखने की बात करता है। जब मार्केट तेज चलता है, ओपिनियंस टकराते हैं और इमोशंस कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, तब दिमाग को साफ कैसे रखा जाए। गेल्बर का एज बोल्ड प्रेडिक्शंस या कॉम्प्लेक्स मॉडल से नहीं आता।
उनका एज आता है इमोशनली डिटैच्ड रहने से और उस पर प्रतिक्रिया देने से जो मार्केट सच में कर रहा है। ब्रायन गेल्बर ने अपने स्किल्स बेहद कम्पिटिटिव और फास्ट मूविंग माहौल में विकसित किए। श्वागर बताते हैं कि गेल्बर ने जल्दी सीख लिया था कि मार्केट किसी को कंफर्ट नहीं देता, वो क्लैरिटी को रिवॉर्ड करता है और अटैचमेंट को सजा देता है। बहुत से ट्रेडर इसलिए नहीं हारते कि उनका एनालिसिस गलत होता है, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो अपनी राय से इमोशनली जुड़ जाते हैं। गेल्बर इस जाल से बचने के लिए लगातार काम करते हैं। गेल्बर की सबसे मजबूत मान्यताओं में से एक है कि ओपिनियंस खतरनाक होती हैं। जैसे ही कोई ट्रेडर किसी मार्केट नैरेटिव पर बहुत ज्यादा यकीन करने लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। गेल्बर हर मार्केट व्यू को प्रोविजनल मानते हैं। वो तब तक सही है जब तक प्राइस बिहेवियर उसे कंफर्म करता है। जैसे ही प्राइस उस विचार के खिलाफ जाता है, विचार तुरंत छोड़ दिया जाता है, बिना हिचकिचाहट। दोस्तों, ये सुनने में आसान है लेकिन करना मुश्किल है। इंसानी स्वभाव चाहता है कि हम अपनी बिलीफ्स को डिफेंड करें। गेल्बर खुद को इसके उलट ट्रेन करते हैं। उनका मानना है कि मार्केट का फीडबैक पर्सनल रीजनिंग से हमेशा ज्यादा अहम होता है। यही सोच उन्हें ईगो की जगह रियलिटी के साथ जोड़कर रखती है। श्वागर गेल्बर के एग्जीक्यूशन क्वालिटी पर फोकस को भी सामने लाते हैं। गेल्बर सफलता को सिर्फ प्रॉफिट से नहीं मापते, वो सफलता को इस बात से मापते हैं कि उन्होंने प्रोसेस को कितना सही फॉलो किया। अगर उन्होंने सही एग्जीक्यूशन किया और फिर भी नुकसान हुआ तो वो उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर पैसा बन गया और डिसिप्लिन टूटी तो वो उसे खतरनाक मानते हैं। ये माइंडसेट उन्हें इमोशनल एक्सट्रीम से बचाता है। जीत उनका ईगो नहीं बढ़ाती, हार उनका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ती। इमोशनल न्यूट्रलिटी कंसिस्टेंसी को संभव बनाती है। गेल्बर हर ट्रेड से पहले रिस्क को साफ साफ डिफाइन करते हैं। उन्हें पता होता है कि वो कहां गलत हैं, उन्हें पता होता है कि वो कितना नुकसान सह सकते हैं। जैसे ही ये शर्तें टूटती हैं, ट्रेड बंद, कोई नेगोशिएशन नहीं। दोस्तों, यही रूल फ्रीडम देता है। जब रिस्क पहले से तय होता है तो डर अपनी ताकत खो देता है। गेल्बर डिसाइसिवली एक्ट कर पाते हैं क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो पहले ही स्वीकार किया जा चुका होता है। श्वागर गेल्बर के मेंटल कैपिटल के विचार पर भी बात करते हैं। गेल्बर समझते हैं कि इमोशनल एनर्जी सीमित होती है। खराब ट्रेड्स, इमोशनल रिएक्शंस और ओवर ट्रेडिंग दिमागी ताकत को खत्म कर देते हैं। मेंटल कैपिटल को बचाने के लिए गेल्बर सेलेक्टिव ट्रेड करते हैं। वो मार्जिनल सेटअप्स और नॉइजी माहौल से दूर रहते हैं। ये सेलेक्टिविटी डर की वजह से नहीं है, ये एफिशिएंसी की वजह से है। गेल्बर चाहते हैं कि उनका ध्यान तब लगे जब कंडीशन साफ हों। इससे डिसीजन क्वालिटी बेहतर होती है और थकान कम होती है। गेल्बर अपने इमोशंस को सिग्नल्स की तरह देखते हैं। फ्रस्ट्रेशन, एक्साइटमेंट या अर्जेंसी महसूस होना उनके लिए वार्निंग होती है। इमोशनल इंटेंसिटी अक्सर क्लैरिटी के घटने का संकेत होती है। जब ऐसा होता है तो वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस इंपल्सिव बिहेवियर को रोकती है। बहुत से ट्रेडर इमोशनल इंटेंसिटी को कन्विक्शन समझ लेते हैं, गेल्बर उसे रिस्क समझते हैं। जैक श्वागर ब्रायन गेल्बर को इसलिए शामिल करते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि ट्रेडिंग उतनी ही सोच का खेल है जितनी जानकारी का। बेहतरीन ट्रेडर अपने अंदर की हालत को लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। वो जानते हैं कि इमोशनल इम्बैलेंस मार्केट की हालत चाहे जैसी हो गलत फैसलों की ओर ले जाता है। ऑब्जेक्टिविटी कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, वो एक डिसिप्लिन है जिसे रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है, ईगो से बचाना पड़ता है और रूल्स के जरिए मजबूत करना पड़ता है। ब्रायन गेल्बर हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता मजबूत ओपिनियंस रखने से नहीं आती, वो आती है वीक अटैचमेंट रखने से। जब आप फ्लेक्सिबल, न्यूट्रल और डिसिप्लिन रहते हैं तो मार्केट डरावना नहीं रहता, वो समझ में आने लगता है और संभालने लायक बन जाता है। भाग 15। जेफरी यास। यास को कहानियों, ओपिनियंस या प्रेडिक्शंस में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी सिर्फ ऑड्स में है। उनका एज मार्केट को उसी तरह देखने से आता है जैसे एक प्रोफेशनल गैम्बलर खेल को देखता है, सर्टेनिटीज के रूप में नहीं बल्कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी वाले रिपीटेड बेट्स के रूप में। जेफरी यास ट्रेडिंग को एक बुनियादी विश्वास के साथ देखते हैं, सही होना इररेलेवेंट है। अहम बात यह है कि बहुत सारे ट्रेड्स में ऑड्स आपके पक्ष में है या नहीं। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल है। ज्यादातर लोग वैलिडेशन चाहते हैं, उन्हें सही महसूस करना होता है। यास को इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू से मतलब है। श्वागर बताते हैं कि यास ट्रेड्स को उसी तरह इवैल्यूएट करते हैं जैसे एक कैसीनो गेम्स को करता है। कैसीनो किसी एक आउटकम की चिंता नहीं करता, उसे पता है कि समय के साथ फेवरेबल ऑड्स प्रॉफिट्स पैदा करेंगे, लॉसेस फेलियर्स नहीं होते, वो डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा होते हैं। यास इसी माइंडसेट को सख्ती से मार्केट में लागू करते हैं। दोस्तों, ये नजरिया सब कुछ बदल देता है। जब आप प्रोबेबिलिटी को सच में स्वीकार कर लेते हैं तो डर अपनी पकड़ खो देता है। एक लूजिंग ट्रेड कॉन्फिडेंस को चोट नहीं पहुंचाता, एक विनिंग ट्रेड ईगो नहीं बढ़ाता। हर आउटकम बस एक लंबी सीरीज में डाइस का एक रोल होता है। यास पोजीशन साइजिंग को लेकर बेहद डिसिप्लिन्ड है। ऑड्स फेवरेबल होने पर भी वो कभी ज्यादा रिस्क नहीं लेते। वो जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी तभी काम करती है जब कैपिटल वेरिएंस को झेल पाए। ओवर एक्सपोजर सबसे अच्छे एज को भी नष्ट कर देता है। वेरिएंस के लिए यही सम्मान उन्हें ड्रॉडाउन्स के दौरान इमोशनली स्टेबल रखता है। श्वागर यास की इंडिपेंडेंट थिंकिंग पर भी जोर देते हैं। यास क्राउड को फॉलो नहीं करते,
वो ऐसे मौके ढूंढते हैं जहां प्राइसेस असली प्रोबेबिलिटी से मिसअलाइंड हों। अक्सर इसका मतलब होता है ऐसे पोजीशंस लेना जो अनकंफर्टेबल या अनपॉपुलर लगते हैं। यास इस डिस्कम्फर्ट को स्वीकार करते हैं क्योंकि वो क्राउड पर नहीं, मैथ पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, इमोशनल डिस्कम्फर्ट कई बार अपॉर्चुनिटी का संकेत होता है, लेकिन सिर्फ तब जब उसके पीछे लॉजिक और रिस्क कंट्रोल हो। यास डिस्कम्फर्ट को अंधे तरीके से चेस नहीं करते, वो उसे क्वांटिफाई करते हैं। यास आउटकम से इमोशनली डिटैच्ड रहते हैं। वो ट्रेड्स को भावनाओं से रिव्यू नहीं करते, वो उन्हें स्टैटिस्टिक्स से रिव्यू करते हैं। क्या ट्रेड मॉडल के मुताबिक था? क्या ऑड्स रिस्क को जस्टिफाई करते थे? अगर हाँ, तो आउटकम मायने नहीं रखता। ये माइंडसेट हाइंडसाइट बायस और इमोशनल डिस्टॉर्शन से बचाता है। श्वागर बताते हैं कि यास ओवर ट्रेडिंग से बचते हैं। वो तब तक इंतजार करते हैं जब तक एज साफ ना हो जाए। रैंडम एक्टिविटी एक्सपेक्टेंसी को डाइल्यूट करती है और इमोशनल थकान बढ़ाती है। पेशेंस क्लैरिटी को बचाकर रखती है। दोस्तों, यास का अप्रोच आसान नहीं है। इसके लिए इमोशनल मैच्योरिटी और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी चाहिए। आपको डिसिप्लिन छोड़े बिना लंबे लूजिंग स्ट्रीक स्वीकार करने होते हैं। आपको विन स्वीकार करने होते हैं बिना ओवर कॉन्फिडेंट हुए। बहुत कम ट्रेडर ये लगातार कर पाते हैं। मार्केट उन्हें रिवॉर्ड करता है जो सर्टेनिटीज की जगह प्रोबेबिलिटीज में सोच सकते हैं। जेफरी यास हमें दिखाते हैं कि ट्रेडिंग की सफलता प्रेडिक्शन से नहीं आती, वो आती है बार बार छोटे बेट्स लगाने से, फेवरेबल ऑड्स के साथ और समय को अपना काम करने देने से। भाग 16, इली टुलिस। इली टुलिस का करियर कमोडिटीज मार्केट में बिताए समय से बना है, जहां वोलेटिलिटी आम बात है और सर्टेनिटी बहुत कम मिलती है। श्वागर बताते हैं कि शुरुआत में टुलिस ने एक कड़ा सबक सीखा। एक्टिविटी का मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं होता। बार बार ट्रेड करना उन्हें न ज्यादा समझदार बना रहा था, न ज्यादा अमीर, बल्कि वो उन्हें इमोशनल गलतियों के लिए ज्यादा एक्सपोज्ड कर रहा था। समय के साथ उन्हें समझ आया कि उनका एज लगातार मार्केट में रहने से नहीं आता, वो आता है सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन से। दोस्तों, इस समझ ने सब कुछ बदल दिया। टुलिस ने ये पूछना बंद कर दिया कि आज क्या ट्रेड करूं। उन्होंने पूछना शुरू किया, क्या आज ट्रेड करने लायक कुछ है भी? ज्यादातर दिनों में जवाब होता था, नहीं, और वो इस बात से पूरी तरह सहज हो गए। टुलिस मानते हैं कि अच्छा ट्रेडिंग अक्सर बोरिंग लगता है। जब कंडीशन साफ होती हैं, फैसले आसान होते हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई रश नहीं, कोई इमोशनल स्पाइक नहीं। जब ट्रेडिंग एक्साइटिंग लगने लगती है, टुलिस सतर्क हो जाते हैं। एक्साइट होना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि अनसर्टेनिटी या ईगो बीच में आ गया है। श्वागर टुलिस के मार्केट साइकिल्स के प्रति सम्मान पर भी जोर देते हैं। टुलिस समझते हैं कि मार्केट फेजेस में चलता है, एक्यूमुलेशन, एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रैक्शन। हर फेज अपॉर्चुनिटी नहीं देता। शांत या अनक्लियर फेजेस में जबरदस्ती ट्रेड करना सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है। दोस्तों, इस पेशेंस के लिए इमोशनल ताकत चाहिए। कई ट्रेडर्स साइडलाइंस पर बैठने में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें फोमो होने लगता है। टुलिस को नहीं, उन्हें भरोसा है कि मार्केट आगे भी मौके देता रहेगा। एक मूव मिस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्लैरिटी को बचा के रखना बड़ी बात है। श्वागर टुलिस के एक्सपीरियंस से बने जजमेंट की भी बात करते हैं। टुलिस ज्यादा रिजिड सिस्टम्स या इंडिकेटर्स पर निर्भर नहीं रहते। वो प्राइस बिहेवियर, फंडामेंटल्स, सेंटिमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर को साथ में देखते हैं। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये सालों की ऑब्जर्वेशन से बना हुआ इंटीग्रेशन है। दोस्तों, इस तरह का जजमेंट जल्दी नहीं बनता, ये धीरे धीरे बनता है, गलतियों से, रिफ्लेक्शन से। टुलिस खुले तौर पर मानते हैं कि उनके शुरुआती लॉसेस जरूरी शिक्षक थे। मार्केट को दोष देने के बजाय उन्होंने अपने बिहेवियर को बदला। श्वागर टुलिस के कंजर्वेटिव रिस्क अप्रोच पर भी जोर देते हैं। भले ही किसी ट्रेड को लेकर उनका कन्विक्शन कितना भी मजबूत हो, वो कभी इतना रिस्क नहीं लेते कि उनका इमोशनल बैलेंस बिगड़ जाए। वो जानते हैं कि इमोशनल स्टेबिलिटी खुद एक ट्रेडिंग एसेट है, और अगर वो चली जाए तो डिसीजन मेकिंग भी खराब हो जाती है। टुलिस का एक साफ विश्वास है, मार्केट आप पर कोई एहसान नहीं करता, कोई फेयरनेस नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इस सच को स्वीकार करने से फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। जब ट्रेडर मार्केट से उम्मीदें रखने लगते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट इमोशनल रिएक्शंस लाती है। टुलिस अनसर्टेनिटी को पूरी तरह स्वीकार करके इससे बचते हैं। दोस्तों, यही एक्सेप्टेंस उन्हें ड्रॉडाउन्स में भी शांत रखती है। लॉसेस उन्हें चौंकाते नहीं हैं, वो माहौल का हिस्सा है। अहम बात यह है कि उन पर आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। जैक श्वागर इली टुलिस को इसलिए शामिल करते हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि हर एज तेज या अग्रेसिव नहीं होता। कुछ एजेस शांत होते हैं, धीमे होते हैं और रिस्ट्रेंट से बने होते हैं। टुलिस उस ट्रेडर का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बेवजह एक्सपोजर से बचकर और सिर्फ सही कंडीशंस में एक्ट करके टिके रहते हैं। एक्सपीरियंस पेशेंस सिखाता है, लेकिन सिर्फ तब जब ट्रेडर सुनने को तैयार हो। टुलिस की सफलता समय, अनसर्टेनिटी और अपनी इमोशनल लिमिट्स के सम्मान से आई है। इली टुलिस हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग इंटेलिजेंस साबित करने का खेल नहीं है, ये क्लैरिटी को बचाकर रखने का खेल है। जब आप एक्शन को फोर्स करना बंद करते हैं और कंडीशंस का सम्मान करना शुरू करते हैं तो मार्केट कम स्ट्रेसफुल और ज्यादा मैनेजेबल बन जाता है। भाग 17, मुनरो ट्राउट। दोस्तों, अलग अलग पर्सनैलिटीज,
स्पीड्स और मेथड्स वाले ट्रेडर्स से मिलने के बाद जैक श्वागर किताब का अंत ऐसे इंसान के साथ करते हैं जो प्रोफेशनल माइंडसेट को सबसे शुद्ध रूप में दिखाता है। मुनरो ट्राउट, वो न जोर से बोलते हैं न दिखावा करते हैं। वो प्रिसाइज हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और कैपिटल प्रिजर्वेशन पर पूरी तरह केंद्रित हैं। ये लेसन ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखने की बात करता है, ना ज्यादा ना कम। मुनरो ट्राउट मार्केट को एक बुनियादी विश्वास के साथ देखते हैं। सर्वाइवल सफलता की पहली शर्त है। अगर आप टिक नहीं पाए तो स्किल मायने नहीं रखती, इंटेलिजेंस मायने नहीं रखती, एक्सपीरियंस भी मायने नहीं रखता। सब कुछ कैपिटल को बचाने से शुरू होता है। श्वागर बताते हैं कि ट्राउट की कंसिस्टेंसी इस बात से आती है कि वो कितनी भी अट्रैक्टिव ट्रेड क्यों ना हो, बेवजह रिस्क नहीं लेते। ट्राउट मानते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर अपॉर्चुनिटी की कमी से नहीं फेल होते, वो रिस्ट्रेंट की कमी से फेल होते हैं। वो ऐसे रिस्क लेते हैं जो भावनात्मक या फाइनेंशियल तौर पर बहुत ज्यादा होते हैं, और जब वॉलेटिलिटी आती है वो टूट जाते हैं। ट्राउट इससे बचते हैं पोजीशन साइज को गणितीय डिसिप्लिन से कंट्रोल करके। हर ट्रेड में वो कैपिटल का सिर्फ छोटा, पहले से तय किया हुआ हिस्सा रिस्क में लगाते हैं। ये रूल कभी नहीं बदलता, कॉन्फिडेंस हो या अनसर्टेनिटी, रूल वही रहता है। यही कंसिस्टेंसी उन्हें इमोशनल डिसीजन मेकिंग से बचाती है। श्वागर ट्राउट के इस विश्वास पर जोर देते हैं कि ड्रॉडाउन टालना संभव नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्शन टाला जा सकता है। हर ट्रेडर के जीवन में लूजिंग पीरियड्स आते हैं। सर्वाइवल इस बात पर निर्भर करता है कि वो पीरियड्स कितना नुकसान कर सकते हैं। लॉसेस को छोटा और कंसिस्टेंट रखकर ट्राउट ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी ड्रॉडाउन लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को खतरे में न डाले। ये अप्रोच डर को खत्म कर देती है। जब आपको पता होता है कि कोई एक ट्रेड या ट्रेड्स की कोई सीरीज आपको गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो इमोशनल प्रेशर कम हो जाता है, फैसले शांत होते हैं, एग्जीक्यूशन बेहतर होता है। ट्राउट अपनी पहचान को आउटकम से अलग रखते हैं। प्रॉफिट्स या लॉसेस से वो अपनी सेल्फ वर्थ नहीं जोड़ते। ट्रेडिंग रिजल्ट्स उनके लिए बिजनेस रिजल्ट्स हैं, पर्सनल जजमेंट नहीं। ये दूरी उन्हें मुश्किल समय में भी ऑब्जेक्टिव और डिसिप्लिन बनाए रखती है। श्वागर ट्राउट की सिस्टमैटिक सोच पर भी बात करते हैं। ट्राउट सब्जेक्टिव जजमेंट की बजाय साफ रूल्स पसंद करते हैं। रूल्स एम्बिग्यूटी को कम करते हैं। एम्बिग्यूटी इमोशन को जन्म देती है। एम्बिग्यूटी कम करके ट्राउट इमोशनल इंटरफेरेंस भी कम कर देते हैं। ट्राउट लॉन्जेविटी का बहुत सम्मान करते हैं। उन्हें शॉर्ट टर्म में स्पेक्टैकुलर नतीजों में दिलचस्पी नहीं है। उन्हें रिपीटेबिलिटी चाहिए, हर साल हर तरह के मार्केट एनवायरनमेंट में अच्छा ट्रेड करना। ये लॉन्ग टर्म सोच उनके हर फैसले को प्रभावित करती है। श्वागर बताते हैं कि ट्राउट ओवर कॉन्फिडेंस से हर हाल में बचते हैं। विनिंग पीरियड्स में भी वो रिस्क नहीं बढ़ाते। सफलता रूल्स नहीं बदलती। ये बहुत रेयर है। कई ट्रेडर जीत के बाद साइज बढ़ा देते हैं और खुद को बड़े इमोशनल स्विंग्स के सामने रख देते हैं। ट्राउट ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, यही डिसिप्लिन उन्हें अलग अलग मार्केट माहौल में कंसिस्टेंट बनाए रखती है। उन्हें मार्केट से किसी खास तरह के बिहेवियर की जरूरत नहीं होती। वो एक्सपोजर को कंट्रोल करके अडेप्ट कर लेते हैं। ट्राउट प्रोसेस इवैल्यूएशन पर ध्यान देते हैं। वो परफॉर्मेंस को आउटकम्स से नहीं, रूल्स के पालन से आंकते हैं। अगर उन्होंने प्रोसेस सही फॉलो किया तो वो उस पीरियड को सफल मानते हैं, चाहे रिजल्ट्स नेगेटिव ही क्यों ना हो। ये माइंडसेट कॉन्फिडेंस को बचाता है और इमोशनल ड्रिफ्ट से रोकता है। जैक श्वागर मुनरो ट्राउट को आखिरी लेसन के रूप में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो मार्केट विजर्ड्स के कोर मैसेज को जीते हैं। ट्रेडिंग की सफलता ब्रिलियंस का खेल नहीं है, ये बिहेवियर का खेल है। जब बिहेवियर कंट्रोल में होता है, रिजल्ट स्थिर हो जाते हैं। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती हैं, स्टाइल्स अलग होते हैं, लेकिन रिस्क, डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल और प्रोफेशनलिज्म हर जगह एक जैसे रहते हैं। मुनरो ट्राउट हमें दिखाते हैं कि ट्रेडिंग हिम्मत का खेल नहीं है, ये कंट्रोल का खेल है। जब आप रिस्क का सम्मान करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं और ईगो को डिसीजन मेकिंग से बाहर रखते हैं, तो मार्केट ऐसा कुछ बन जाता है जिसके साथ आप शांति और कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकते हैं। किताब के अंत में जैक श्वागर बिना सीधे कहे अपना आखिरी संदेश दे देते हैं। ट्रेडिंग में अल्टीमेट एज है समय के साथ निभाई गई डिसिप्लिन। सर्वाइवल अपॉर्चुनिटी बनाता है, डिसिप्लिन उस अपॉर्चुनिटी को कंसिस्टेंसी में बदलती है। तो दोस्तों, आपने अभी अभी उन महान ट्रेडर्स के दिमागों की यात्रा पूरी की है जिन्हें मार्केट ने कभी जाना है। ना स्ट्रैटेजीज, ना शॉर्टकट्स, बल्कि सोचने के तरीके। मार्केट विजर्ड्स में जैक श्वागर के जरिए शेयर की गई इन बातों में आपने एक सच्चाई बार बार दोहराते हुए देखी होगी। मार्केट में सफलता फ्यूचर प्रेडिक्ट करने से नहीं आती, वो अनसर्टेनिटी में खुद को कंट्रोल करने से आती है। हर ट्रेडर अलग था, अलग स्टाइल, अलग पर्सनैलिटी, अलग मार्केट, लेकिन सबकी फाउंडेशन एक ही थी, डिसिप्लिन, रिस्क कंट्रोल, पेशेंस और इमोशनल अवेयरनेस। अगर आपने ध्यान से सुना तो आपने एक और बात नोट की होगी, उनमें से किसी ने एक्साइटमेंट चेस नहीं की, किसी ने मार्केट को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पहले सर्वाइवल पर ध्यान दिया और फिर कंसिस्टेंसी पर। दोस्तों, अगर इस ऑडियो बुक का एक भी लेसन आपको रिस्क, डिसीजन मेकिंग या पेशेंस को लेकर ज्यादा साफ सोचने में मदद कर पाया, तो ये समय पूरी तरह सही जगह लगा। अगर आपको इस ऑडियो बुक से वैल्यू मिली तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इससे ये कंटेंट उन लोगों तक पहुंचेगा जो सीखने में दिलचस्पी रखते हैं, गैम्बलिंग में नहीं। इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी या इमोशनल डिसिप्लिन से जूझ रहा है।
कभी कभी सही समय पर सुनी गई एक सही बात पूरी जर्नी बदल सकती है। और अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और डिसीजन मेकिंग पर ऐसे ही गहरे प्रैक्टिकल ऑडियो बुक कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। और भी लेसन्स आने वाले हैं। अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। डिसिप्लिन में रहिए, अपनी कैपिटल की रक्षा कीजिए और अवेयरनेस के साथ ट्रेड कीजिए।